ये कहानी है उस दिन की जब मेरी मंगेतर मेरी सौतेली बहन बन चुकी थी और मैं उस टूटी हुई जिंदगी को छोड़कर जब 20 अरब की संपत्ति लेकर निकल पड़ा था। फिर मैंने सोशल फीड पर एक मोमेंट डाल दिया, सीधा सीधा लिख दिया कि मेरी मंगेतर मेरे भाई के साथ भाग गई है तो ये यंग मास्टर अब सिंगल है। अगले ही पल उसकी दोस्त का कॉल आ गया। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। लियू रोयान, क्या तुम पागल हो गई हो? फेंक इतना हैंडसम है कि कोई भी औरत उसे देखते ही पिघल जाए। मैं खुद भी उसे देखकर खुद को नहीं रोक पाती और तुमने उसे अपनी लव लाइफ में गैप देने दिया। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि मैं जा चुका हूँ वह एकदम आग बबूला हो गई। उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट को भेजा मेरा पता लगवाने के लिए, लेकिन जवाब मिला मैं तो पहले ही अब्रॉड जा चुका हूँ। प्रेसिडेंट लियू, आपके स्टेटस के हिसाब से तो आप देश छोड़कर नहीं जा सकते। इस बार शायद उसने सच में आपको छोड़ दिया है। लियू रोयान की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और फिर उसे क्लब वाली वो बात याद आ गई। तुम अभी अभी अपने लव नेस्ट से लौटे हो, है ना? वो फैंग तो आमतौर पर एक वाइल्ड लिटिल वुल्फ डॉग जैसा रहता है, किसी को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जब वो तुम्हारे साथ होता है तो सॉफ्ट भी होता है और टफ भी। मेरा दिल अजीब सा होने लगता है। तुम उससे शादी कब करने वाली हो? उस समय मैं वहीं ठिठक गया था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे छाती फट जाएगी। आशा से भरा हुआ दिल। लेकिन जो जवाब मिला वो मजाक था। उसका नाम क्या है? उसका टोन बहुत हल्का था, सिर्फ 7 शब्द, और मेरे लिए वो 7 शब्द ऐसे थे जैसे 7 जहरीले खंजर एक साथ दिल में घुस गए हों। प्राइवेट रूम में एकदम सन्नाटा फैल गया। उसकी दोस्तों तक के चेहरे उतर गए। किसी ने धीरे से चुप्पी तोड़ी। नहीं हो सकता सिस्टर लियू, 3 साल हो गए और तुम्हारे दिल में अब भी व्हाइट मूनलाइट है? व्हाइट मूनलाइट? मेरे दिमाग में जैसे कुछ फट गया। सारा दिमाग खाली हो गया। लियू रोयन के दिल में व्हाइट मूनलाइट? मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था, पत्थर बनकर सुन रहा था और फिर लियू रोयन की धीमी आवाज आई। जब हम ब्रेकअप हुए थे तब उसने कहा था 3 साल दो, वो कोशिश करेगा। दूसरों ने भी मुझे कहा था कि मैं भी कोशिश करूं। अगर हम फिर भी एक दूसरे को पसंद करेंगे तो वापस साथ हो जाएंगे। इसलिए मैंने भी उसकी बात मानी। 3 साल मैंने सब कुछ ट्राई किया। अब वो वापस आ जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा जैसे आसमान सीधे मेरे ऊपर गिर गया हो। पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, उंगलियां तक कांपने लगी। इन 3 सालों में जितनी भी स्वीटनेस थी, जितने भी वो पल थे जब मुझे लगता था कि हमारे दिल जुड़े हुए हैं, असल में वो सब सिर्फ उसका एक्सपेरिमेंट था, किसी और को टेस्ट करने का एक्सपेरिमेंट। तो फैंग का क्या होगा? उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर उसे पता चला तो वह बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मैंने उस भारी प्राइवेट रूम का दरवाजा धकेल दिया। अंदर बैठे सब लोग चौंक गए। सभी की नजरें एक साथ मेरी तरफ मुड़ गईं। मैं वहीं खड़ा था, चेहरा डरावना सफेद पड़ चुका था और मेरी आंखें उस औरत पर टिकी थीं जो मेन सीट पर बैठी थी। लेकिन उसने सरप्राइज नहीं दिखाया, न पैनिक न गिल्ट। वो अभी भी उसी ठंडी अलग सी एक्सप्रेशन में बैठी थी। अगर उसके दिल में मेरे लिए जरा सी भी लाइकिंग होती तो वो अभी ऐसे नहीं बैठी होती। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए। लियू रोयान, तुम्हें मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? उसने बिना हिले जवाब दिया। कहने को कुछ नहीं है। तुमने जो सुना वही सच है। हम बस मजाक कर रहे थे। मैं हमेशा समझती थी कि तुम समझते हो। शिनलोहान ने तुम्हारे साथ दांव लगाया था मुझे जीतने के लिए। उसकी लग्जरी कार्ड्स में से जो चाहो ले लो, अगर कार्ड्स काफी नहीं है। कहते हुए उसने कोट पॉकेट से एक ब्लैक बैंक कार्ड निकाला और उसे धीरे से मेरे सामने कॉफी टेबल पर सरका दिया। ये रहे 100 मिलियन। 3 साल तक तुम्हारे बैक एंड कॉल पर रहने की पेमेंट समझो। अब से हमारा रिश्ता खत्म। इतना। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, अचानक मेरा हाथ आगे बढ़ा और मैंने उसका रिस्ट कस कर पकड़ लिया। लियू रोयन, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। ये कहते हुए मेरे दिमाग में 3 साल की हर छोटी बड़ी याद घूम गई, हर एक पल। लेकिन उसने सिर हिला दिया, फोन निकाला और मुझे एक नया मैसेज दिखाया। स्क्रीन पर साफ लिखा था, बयू 3 साल मैंने कोशिश की लेकिन मैं अब भी सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। चलो वापस साथ हो जाते हैं। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया पूरी तरह कोलैप्स हो गई हो। लियू रोयन ने स्क्रीन पर एक पल नजर डाली, फिर उसने धीरे धीरे मेरी उंगलियां खोल दी जो उसके रिस्ट को जकड़े हुए थी। सॉरी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। और फिर उसने कोई अटैचमेंट नहीं दिखाया, सीधा मुड़ी और बड़े कदमों से चली गई। उसने कह दिया कि फीलिंग्स नहीं है। तो फिर इन 3 सालों में सिर्फ मैं ही पागल बनकर जी रहा था। अपनी सारी सच्ची भावनाएं, अपनी सारी ऑनेस्टी मैंने उसकी बनाई हुई इस प्ले में उंडेल दी थी। मैं वहीं खड़ा रहा, खाली हाथ को देखता रहा। अगले ही पल मैंने कॉफी टेबल पर रखी एक्सपेंसिव फॉरेन लिकर उठाई और जोर से फर्श पर दे मारी। एक तेज आवाज हुई। पूरे प्राइवेट रूम में सन्नाटा फैल गया। कोई आगे बढ़कर मुझे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। पता नहीं कितनी देर बीती। मैं क्लब से बाहर निकला, रात की हवा लगी और चेहरा बर्फ जैसा ठंडा लगने लगा। मैंने आंसू रफ तरीके से पोंछे, टैक्सी रोकी और कहा, उस मेबाज का पीछा करो। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ वो व्हाइट मूनलाइट जिसे वो 3 साल से सोच रही थी, वो जिससे मैं भी कंपेयर नहीं हो पाया। आखिर वो है कौन? ड्राइवर ने मेरी हालत देखी, ज्यादा सवाल नहीं किए, सीधा एक्सेलरेटर दबा दिया। लेकिन लियू रोयन जो हमेशा काम और कंपोज रहती थी, आज उसकी ड्राइविंग बहुत फास्ट थी। ये देखकर मेरे दिल में एक और कसक उठी। क्या वह अपने व्हाइट मूनलाइट से मिलने इतनी बेचैन है? आखिरकार कार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल्स लेवल पर रुकी। मैंने फेयर चुकाया और लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। एक पिलर के पीछे छिपकर मैंने देखा लियू रोयान एग्जिट पर खड़ी थी। फिर एक आदमी बाहर आया, सूटकेस खींचते हुए। जैसे ही मैंने उस आदमी का चेहरा देखा, मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। सिर्फ इसीलिए नहीं कि लियू रोयन दौड़कर उसके पास गई, उसे कसकर गले लगाया और उसका सिर झुकाकर उसके बालों को चूमा, बल्कि इसलिए कि वो व्हाइट मूनलाइट, वो निकला फैंग जुन, मेरा नॉमिनल ब्रदर, जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। उस समय से कहानी और गहरी हो गई थी। माँ की कार एक्सीडेंट में मौत के सिर्फ आधे साल बाद मेरे पिता एक औरत को घर ले आए थे। उस औरत के साथ एक बेटा भी था जो मुझसे 3 साल बड़ा था। वही था फेंग जुन। पिता ने सफाई दी थी कि वो औरत उनकी फर्स्ट लव थी और फेंग जुन उनका बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल सन। उनका कहना था कि अगर मेरी माँ ने उन्हें उस वक्त नहीं छीना होता तो वो अपनी फर्स्ट लव से कभी अलग नहीं होते। लेकिन सच में उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। उस वक्त मेरे पिता बिजनेस शुरू करने के लिए फंड्स ढूंढ रहे थे। वो इतने मजबूर थे कि खाना तक नहीं जुटा पा रहे थे। वही खुद मेरी माँ के पास गए थे जो लंबे समय से उन्हें चाहती थी। उन्होंने वादा किया था कि अगर माँ का परिवार कैपिटल लगाएगा तो वो शादी करेंगे। मेरी माँ ने उन्हें पैसा दिया, अपना पूरा प्यार दिया और बाद में कार एक्सीडेंट में उन्हें बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। और नतीजा क्या हुआ? माँ का बॉडी अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि पिता ने उनके डाउरी और इनहेरिटेंस को उठाया और उसे बेट्रोदल गिफ्ट बनाकर उस कथित फर्स्ट लव से धूमधाम से शादी कर ली। पिता जिसे चाहे वो प्यार कर सकते थे तो फिर फेंग जुन ही क्यों? उसी पल मेरे भीतर एक दिन जैसी नफरत फैल गई। लियू रुयन पहले ही फेंग जुन का सामान उठाकर पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ चुकी थी, जैसे उस पर कोई साया आ गया हो। मैंने दूसरी टैक्सी रोकी और फिर उनका पीछा करना शुरू किया। क्योंकि मैं पास से फॉलो कर रहा था, कार विंडो के पार साफ देख सकता था कि आगे वाली कार में लियू रुयन ने अपना सिर घुमाया और फेंग जुन से बहुत धीरे कुछ कहा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर फेंग जुन के कान के पास लटके बालों को इतनी नेचुरली पीछे किया जैसे वो टेंडरसनेस उसके लिए कॉमन हो। ऐसी टेंडरसनेस जो मुझे उसके साथ 3 साल में कभी नहीं मिली थी। मैं सामने देखते हुए बस आंसुओं से धुंधलाता जा रहा था। तभी आगे इंटरसेक्शन पर अचानक एक एक्सीडेंट हो गया। ब्रेक की चीख, टक्करों की आवाजें एक के बाद एक गूंज उठी। मेरी टैक्सी ने बिना चेतावनी सामने वाली कार को टक्कर मार दी और फिर पीछे से एक और व्हीकल ने हमें जोर से मार दिया। भयानक इंपैक्ट लगा। मेरा माथा सामने वाली सीट के पीछे जा टकराया। तेज दर्द हुआ, खून तुरंत बहने लगा और मेरी नजर धुंधली पड़ गई। अफरा तफरी, चीखें, टूटा हुआ शीशा। इन्हीं सबके बीच मैंने सामने की फेमिलियर मेबच देखी। दरवाजा खुला। लियू रुयन सबसे पहले बाहर निकली। वह तेजी से पैसेंजर साइड की तरफ बढ़ी। अगली ही सांस में मैंने देखा कि लियू रुयन ने फेंग जुन को बहुत सावधानी से कार से बाहर निकाला। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। फिर उसने फेंग जुन को पलटकर हादसे की जगह से हटाने की कोशिश की और तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे टूटी फूटी टैक्सी की पिछली सीट पर फंसा देखकर उसकी आंखों में एक पल के लिए शौक आया, लेकिन वो शौक अगले ही पल गायब हो गया। फेंग जुन ने उसके रुकने को नोटिस कर लिया। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। सुना है एक टैक्सी बुरी तरह टकराई है। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद लियू रुयन ने नजरें फेर ली। कोई नहीं। इतना कहकर वो फेंग जुन को सहारा देती हुई उस कैओटिक एक्सीडेंट सीन से आगे बढ़ गई और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मुझे होश आया, मैं हॉस्पिटल में था। हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और एक नर्स उसे ठीक कर रही थी। मुझे होश में देखकर उसने कहा, मिस्टर फेंग, आप आखिरकार जाग गए। आप बुरी तरह घायल हैं। आपको ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रहना होगा और हमें आपके परिवार से भी कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। कृपया मेडिकल फीस सेटल कर दीजिए। लेकिन मैं बस खाली नजरों से देखता रहा। मेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। नर्स ने फिर दोहराया, मिस्टर फेंग। तभी वार्ड के दरवाजे पर एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। मेडिकल फीस मैंने ऑलरेडी पे कर दी है। मैंने झट से सिर घुमाया। दरवाजे पर लियू रुयन खड़ी थी। नर्स ने यह देखते ही टैक्टफुली रूम छोड़ दिया। लियू रुयन अंदर आई। उसकी नजर मेरे बैंडेज्ड वुंड पर गई। फिर उसने हाथ बढ़ाया जैसे मेरे माथे को छूना चाहती हो। मैंने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। प्रेसिडेंट लियू, आप इतने बिजी हैं, फिर किसी इरेलीवेंट इंसान की केयर करने क्यों आई हैं? उसका हाथ वहीं फ्रीज हो गया। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। अगर मैं नहीं आती तो और कौन आता? और ये बात सीधा दिल पर लगी। कौन और आता? मेरी माँ जल्दी चली गई थी। पिता पार्शल थे। स्टेप मदर बनावटी थी। वो घर अब मेरा घर नहीं रहा था। इन 3 सालों में जब भी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, लियू रुयन टाइम टू टाइम सामने आई थी। उसने मुझे उसकी आदत डाल दी थी। उसने मुझे ऐसा महसूस कराया था जैसे मैंने एक सेफ हार्बर ढूंढ लिया हो। लेकिन अब जिसने मुझे खुद एबिस में धकेला वो भी वही थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, अगर कोई नहीं भी आए तब भी मुझे आपकी चिंता नहीं चाहिए। आपने खुद कहा था ना, हम ओवर हैं। मैंने सांस खींची, खुद को सीधा रखने की कोशिश की। प्रेसिडेंट लियू, मैं इतना पैथेटिक नहीं हूँ कि आपसे क्लिंग करता रहूं। आपने कहा कि आपको मुझसे फीलिंग्स नहीं है, तो मैं भी शेमलेसली आपके पीछे नहीं पड़ा रहूंगा। मेरी आवाज कांप नहीं रही थी, लेकिन अंदर सब टूट रहा था। और वैसे भी आप सच में मानती हैं कि जब मैंने पहले कहा था कि मेरे फीलिंग्स हैं तो मैं सीरियस था? मैंने उसकी तरफ देखा नहीं, फिर भी हंसकर बोला, मैं तो कैजुअली बोल रहा था, हम बस खेल रहे थे। और लियू रुयन, आप वाकई फेक हैं। उस वक्त लियू रुयन की आंखें लाल थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कुछ कहना चाहती हो। भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थी। वो बोलने ही वाली थी कि तभी नर्स जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आई। मिस्टर फेंग, उधर एग्जामिनेशन खत्म हो गया है, वो आपको ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी पूंछ पर पैर रख दिया हो। बस हो गया, अब जाओ अपने व्हाइट मूनलाइट के पास, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं। लियू रुयन चुपचाप कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहने आई थी, किसी और वजह से नहीं। तुम शिनलोहान के फ्रेंड हो, उसी ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने को कहा था। ये सुनकर मुझे आखिर हंसी आ गई, लेकिन हंसी के साथ वंड भी खिंच गया। दर्द शरीर का था, पर वो दिल के दर्द का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं था। मैंने गहरी सांस ली। लियू रुयन, चिंता मत करो, मैं इतना डेल्यूशनल नहीं हूँ। उस पल लियू रुयन का दिल थोड़ा सा कांप गया। ये पहली बार था जब उसने मुझे इस तरह रोते देखा था। उसके होंठ थोड़े खुले जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। वो मुड़ी वार्ड से बाहर चली गई। उसकी सीधी रेजोल्यूट बैक देखकर मैं और नहीं संभल पाया। हॉस्पिटल बेड पर ढह गया। मुझे लगा था मैं बहुत देर तक रोऊंगा, लेकिन अजीब बात थी, आंसू जल्दी सूख गए। अगले कुछ दिनों तक मैं हॉस्पिटल में अकेला ही अपना ध्यान रखता रहा। बैंडेज बदलते वक्त दर्द से पसीना छूटता था। खाना ऐसा लगता था जैसे कागज चबा रहा हूँ। और कभी कभी हॉलवे में
नर्सेस की विस्पर सुनाई देती थी। वे कहती थी कि नेक्स्ट वीआईपी वार्ड में पड़े फेंग जुन कितने लकी हैं। मिस लियो रुयान खुद उन्हें खाना पानी दे रही है, रात भर उनके पास बैठी रहती है। एक बार मैं उस वार्ड के पास से गुजरा, दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर मैंने देखा लियो रुयन बेड के पास बैठी थी और एक एप्पल छील रही थी। वो सीन मेरी आंखों में ऐसे उतर गया जैसे किसी ने आग लगा दी हो। दर्द इतना तेज था कि सब काला पड़ गया, लेकिन इस बार मैं नहीं रोया। मैंने अपने मन में साफ कहा, फेंक, तेरी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तू प्यार कर सकता है और छोड़ भी सकता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही मेरा पहला काम वीजा के लिए अप्लाई करना था। मैं इस सिटी में एक पल और नहीं रहना चाहता था। वीजा मिलते ही मैं घर लौट आया। जैसे ही अंदर घुसा, सामने स्टेप मदर मिल गई, पूरी तरह मेकअप में, हमेशा की तरह खुद को संभाले हुए। मुझे देखते ही उसकी आदत शुरू हो गई। फैंग, अब भी घर लौटना याद है तुम्हें? मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। एंट्रेंस पर रखा हुआ आधा इंसान जितना ऊंचा सेलेडोन वाइज उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। धड़ाम, टुकड़े हर तरफ बिखर गए। लिनवान चीख पड़ी और 2 कदम पीछे हट गई। तुम्हें क्या समझ रखा है, घर तोड़ने वाली मिस्ट्रेस, और ऊपर से मुझे लेक्चर दे रही है। मैंने ठंडे स्वर में कहा, लिनवान, याद रखो, जब तक मैं इस घर में हूँ तुम कभी भी सिर ऊंचा करके नहीं चल पाओगी। मेरी जुबान बहुत तेज थी और लिनवान गुस्से से पीली पड़ गई। वो कांप उठी। फैंग, ये कैसा ड्रामा है? स्टडी रूम से आवाज सुनकर फेंगफू बाहर दौड़ा आया। उसने झट से लिनवान को सहारा दिया और फिर मुझ पर गुस्से से चिल्लाया, जैसे ही घर लौटते हो ट्रबल शुरू कर देते हो, थोड़ा मैच्योर नहीं हो सकते? मैंने अपने पिता को उस औरत की ढाल बनते देखा और हंस दिया। ट्रबल मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बस मेरी इनहेरिटेंस जल्दी दे दो। मैं विदेश चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। फेंगफू घबरा गया, फिर चेहरे पर फेक कंसर्न लाकर बोला, बकवास मत करो, विदेश क्यों जाओगे? यहीं रहो, ये हमेशा तुम्हारा घर है, हम फैमिली हैं। मुझे लगा मैं सबसे बड़ा मजाक सुन रहा हूँ। मैंने एकदम ठंडे स्वर में कहा, स्टेप मदर, एक्टिंग बंद करो। फेंगफू, तुम, फेंगजुन, सब एक फैमिली हो। मेरी माँ मर चुकी है, अब मेरा कोई घर नहीं है। सीधे अपनी प्राइस बताओ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ये सुनते ही फेंक मिंग होंग का चेहरा बिगड़ गया। लंबे सन्नाटे के बाद उसने बनावटी अंदाज में कहा, डैड को पता है कि तुम्हें फैमिली से शिकायत है, लो अभी 5 मिलियन ले लो, बाहर जाकर अपना मन शांत कर लो। मैंने ठंडी हंसी हंसी, 5 मिलियन? फेंक मिंग होंग, तुम आज जिस जगह पर हो वहां तक मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर के पैसे से पहुंचे हो। मेरी माँ की लाई हुई डाउरी से तुमने सब कुछ खड़ा किया और तुम्हारी अपनी जान भी मेरी माँ ने अपनी जान देकर बचाई थी। अब उन्हीं के पैसों से इस मिस्ट्रेस और उसके बास्टर्ड को पाल रहे हो और मुझे 5 मिलियन से टालना चाहते हो? शर्म कहाँ बची है? फंग मिंग होंग, मेरे शब्दों ने उसे जोर से चुभो दिया। वो शर्म और गुस्से से लाल हो गया। आखिर कितना चाहिए तुझे? मैंने सीधा जवाब दिया, सीधी बात करता हूँ, मैं तैयार होकर आया हूँ। मैंने पॉकेट से एक डॉक्यूमेंट निकाला और उसके सामने रख दिया। फिर कामली एक एक नंबर और शेयर नेम पढ़ने लगा। उसकी आंखें फैल गईं। तू पागल है, ये तो फेंक कॉर्पोरेशन के आधे हिस्से के बराबर है। मैंने कंधे उचका दिए। ठीक है, मत मानो, मैंने विला के बाहर बॉम्ब्स लगा रखे हैं। या तो पैसे और अग्रीमेंट पर साइन करो या आज हम सब यहीं मरेंगे। चूज। फंग मिंग होंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे समझना चाहता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। आखिरकार मौत का डर हर चीज पर भारी पड़ा। क्या इसे अब भी खत्म किया जा सकता है? जल्दी बम हटा दो। मैंने शांति से कहा, रिलैक्स, वहाँ कोई बॉम्ब नहीं है, मैं झूठ बोल रहा था। फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, आखिर तुमने मेरी माँ को भी तो ऐसे ही शादी के लिए फंसाया था, थोड़ा टेस्ट तो मिलना चाहिए था। तभी उसे समझ आया कि वह बेवकूफ बन चुका है। वो गुस्से से लगभग बेहोश होने लगा। मुझ पर उंगली उठाकर देर तक कांपता रहा, पर एक शब्द नहीं बोल पाया। जो मैं चाहता था वो पहले ही मेरे हाथ में था, इसलिए मैं दोबारा उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं था। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने मुड़ा, उसने पीठ पीछे कहा, आज तुम्हारा भाई अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पर घर ला रहा है। पिछले समय में तुम जो भी बदतमीजी करते रहे उसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन इस बार तुम्हें ये खाना ठीक से खाना होगा। फिर उसने जोड़ा, उसकी गर्लफ्रेंड लियो रुयन है। भाई फैमिली का जिन क्लैन में क्या स्टेटस है तुम जानते हो, हम उन्हें ऑफेंड नहीं कर सकते। अपनी रिबेलियन बंद करो और मुझे ट्रबल मत दो। मैं ऊपर जाने के लिए उठाया हुआ अपना कदम वहीं रोक गया। मेरी पीठ एकदम अकड़ गई। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज लियो रुयान फेंगजुन की गर्लफ्रेंड बनकर घर आएगी। मैं कुछ सोच भी पाता उससे पहले ही दरवाजा खुल गया। अगले ही पल फेंगजुन अंदर आया, लियो रुयान का हाथ थामे हुए और मुस्कुराते हुए बोला, डैड, मॉम, मैं वापस आ गया। फेंगफू और उसकी स्टेप मदर जो अभी अभी संभले थे तुरंत गर्मजोशी से मुस्कुरा पड़े। दोनों भागकर आगे आए, फेंगजुन की चिंता पूछने लगे और लियो रुयान के सामने तो उनकी चमचागिरी की हद ही पार हो गई। लेकिन जब लियो रुयान की नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसे शायद उसी पल समझ आ गया कि मैं फेंगजुन का छोटा भाई हूँ। खाने के वक्त फेंगजुन और लियो रुयान एक तरफ बैठ गए और मैं अकेला उनके सामने बैठा रहा। पूरे डिनर के दौरान मैं बस देखता रहा कैसे लियो रुयान बड़े ध्यान से फेंगजुन के लिए खाना परोस रही थी, कैसे वो हर छोटी बात पर उसका ख्याल रख रही थी। लिनवान मुस्कुराकर ये सब देख रही थी। फिर उसने पूछा, फेंगजुन, तुम और मिस लियो कैसे मिले? वो बोला, एक चैरिटी गाला में मैंने एक स्ट्रे कैट को पेड़ में फंसा देखा था। मैं उसकी मदद करना चाहता था लेकिन चढ़ नहीं पाया। फिर लियो रुयन ने मेरी मदद की। बाद में उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट मांगा। उसकी आवाज इतनी इनोसेंट लग रही थी कि सुनने वाला धोखा खा जाए। मैं हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। फेंगजुन को बचपन से छोटे जानवरों से नफरत थी। उसने तो एक बार बिल्ली को मार तक दिया था और अब वो खुद को कैट सेवर बना रहा था। वो चारों एक हार्मनी से भरा फैमिली मील कर रहे थे, हंसते बोलते खाना खाते जैसे दुनिया की सबसे परफेक्ट फैमिली हो। मुझे ये नाटक बिल्कुल मंजूर नहीं था तो मैं उठकर सीधा गार्डन में चला गया। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि पीछे से आवाज आई, भाई अकेले हवा खा रहे हो? फेंगजुन पीछे पीछे आ चुका था। वो धीरे से बोला, असल में मुझे पता
है तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? हमारे सर्कल में सबको पता है कि तुम्हारे और लियो रोयन के बीच ये 3 साल क्या थे। मैंने उसकी तरफ पीठ ही रखी। सिर्फ इतना हुआ कि मेरा शरीर हल्का सा स्टिफ हो गया, लेकिन मैं मुड़ा नहीं। वो आगे बोला, सच बताऊं, जब मुझे पहली बार पता चला तो मैं थोड़ा वरीड था। आखिर मेरे छोटे भाई का चार्म तो बहुत है, लड़के हों या लड़कियां, कोई भी अट्रैक्ट हो जाए। फिर उसकी आवाज में तिरस्कार उतर आया। अफसोस, इतना अच्छा फेस भी बेकार चला गया। तुम्हारी माँ मेरी माँ से नहीं जीत पाई और तुम मुझसे नहीं जीत सकते। ये 3 साल बस मेरी चैरिटी थे तुम्हारे लिए। अब जब असली वाला वापस आ गया है तो नकली को बाहर निकलना ही पड़ेगा। मैं धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन उसके एक्सपेक्ट किए हुए गुस्से या दर्द के बजाय मेरी आंखों में सिर्फ मजाक था। मैं ठंडी हंसी हंसा। चैरिटी? फंगजुन, विदेश में इतने साल रहकर तुम भूल गए कि तुम असल में हो क्या? एक बास्टर्ड जो सिर्फ अपनी माँ की वजह से इस घर में घुस पाया। एक पैथेटिक आदमी जो औरत को पाने के लिए चालें चलता है। और अब मेरे सामने चैरिटी की बात कर रहे हो। मैं और करीब गया। तुम्हारी माँ ने वो कचरा उठाया जो मेरी माँ ने नहीं चाहा, और तुम वो औरत उठा रहे हो जिसे मैं छोड़ चुका हूँ। तुम दोनों माँ बेटे एक ही ब्लड लाइन के हो, हमेशा दूसरों का छोड़ा हुआ उठाते हो। फेंग जुन, उसकी मुस्कान वहीं जम गई। चेहरा पहले पीला पड़ा फिर हरा। उसने सोचते हो तुम जीत गए? असली बात यह है कि मैंने सिर्फ एक ऐसी औरत को खेला और छोड़ दिया जिसे अब मैं नहीं चाहता था, और तुम उसे ट्रेजर समझकर शो ऑफ कर रहे हो। इतना कहकर मैं मुड़ा और जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने पलटकर कदम बढ़ाया, पीछे से अचानक एक चीख सुनाई दी। धड़ाम। फेंग जुन का माथा गार्डन की स्टोन बेंच के किनारे से जा टकराया। खून तुरंत फूट पड़ा। लगभग उसी समय लियो रोयान, फेंग मिंग होंग और लिन वैन लिविंग रूम से भागते हुए बाहर आए। फेंग जुन जमीन पर गिर पड़ा, अपना ब्लीडिंग माथा पकड़े हुए। मॉम, डैड, नहीं, उसे ब्लेम मत करो। लिन वैन तुरंत उसके ऊपर झपट पड़ी, उसे बाहों में भर लिया। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? उसने तुम्हारे साथ इतना सब किया, फिर भी तुम उसे बचा रहे हो। फेंग मिंग होंग का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। वो मुझ पर उंगली उठाकर दहाड़ा। फेंग श्याओ, तूने फिर अपने भाई के साथ क्या किया? मैं वहीं खड़ा रहा, पूरे सीन को एकदम ठंडे दिमाग से देखता हुआ। मेरी नजर पहले अपने गुस्से से भरे पिता पर गई, फिर उस हाइपोक्रिटिकल स्टेप मदर पर, और आखिर में लियो रोयान पर। वो फेंग जुन के पास झुकी हुई थी, उसके घाव को बहुत ध्यान से देख रही थी। फिर उसने सिर उठाया और मुझे नफरत से घूरा। बस सब साफ हो गया। ये औरत भी एक डिजास्टर थी। मेरी सोच सही थी। उसके दिल में फेंग जुन ही था। वो मुझे कभी बिलीव नहीं करेगी। मैंने एक पल सोचा, फिर सबकी स्टैंडर्ड नजरों के सामने एक एक कदम रखता हुआ आगे बढ़ा। पास रखा भारी सिरेमिक फ्लावर पॉट उठाया और बिना किसी हेजिटेशन के फेंग जुन के उसी फटे हुए माथे पर दे मारा। धप, और फिर फेंग जुन की चीख पहले से भी ज्यादा तेज निकल गई। मैंने हाथ छोड़ा और टूटा हुआ फ्लावर पॉट किनारे फेंक दिया। सुन लो, अभी मैंने उसे नहीं मारा था, लेकिन अब मार दिया। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। लियो रोयन समेत सब लोग शॉक में थे। मैंने हाथ में बच्चे सिरेमिक के टुकड़े नीचे गिरा दिए और मुड़कर जाने लगा, लेकिन तभी मेरी कलाई पर अचानक एक ताकतवर पकड़ पड़ी। लियो रोयान ने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा इतना काला था कि जैसे पानी टपक रहा हो। वो फेंग मिंग होंग की तरफ देखकर बोली, चेयरमैन फेंग, आपके बेटे ने ये सब किया है। अगर इसे सही से डिसिप्लिन नहीं किया गया तो मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। फेंग मिंग होंग को फेंग जुन के लिए दुख भी था और लियो रोयन की पावर का डर भी, इसलिए वो तुरंत झुक झुक कर बोलने लगा, प्रेसिडेंट लियो, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस नालायक बेटे को आज ही सबक सिखाऊंगा। उसने बॉडीगार्ड्स को आवाज दी, इसे पकड़ो, इस अनफिलियल बेटे को एंसेंट्रल हॉल में ले जाओ और घुटनों पर बैठाओ। मैंने तड़प कर झटका दिया। हिम्मत कैसे हुई? मैं अपने पिता को आग जैसी आंखों से घूर रहा था, लेकिन फेंग मिंग होंग ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो फिर से लियो रोयन की तरफ मुड़कर मीठी आवाज में बोला, प्रेसिडेंट लियो, आप क्या कहती हैं? इसे एंसेस्ट्रल हॉल में घुटनों पर बिठाकर अपनी गलती पर सोचने देना, कैसी पनिशमेंट रहेगी? लियो रोयन ने फंग जुन को सहारा दिया। उसका माथा बुरी तरह खून से भरा हुआ था। बहुत हल्की सजा है। स्टडी में एक हॉर्स व्हिप लटकी हुई देखी थी, वो सिर्फ डेकोरेशन तो नहीं है ना? इतना कहकर वो फेंग जुन को सहारा देती हुई चली गई। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बिजली गिरने की तरह वहीं खड़ा रह गया। सच मानो समझ ही नहीं आया। वो सच में चाहती थी कि फेंग मी होंग मुझे हॉर्स व्हिप से मारे। फेंग मी होंग ने तुरंत बात पकड़ ली। वो बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाया, सुना तुमने? पहले 30 लैशेस दो, फिर एंसेस्ट्रल हॉल में घुटनों पर बैठाओ। मेरी इजाजत के बिना उसे उठने मत देना। मैं पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने मुझे कसकर दबोच रखा था। इतने लोगों के खिलाफ होने पर भी मैं शांत नहीं रह पाया। मैंने कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये था कि मुझे बहुत फर्क पड़ता था, वरना फेंग जुन के कुछ शब्द मुझे इस तरह भड़काते ही क्यों? मुझे घसीटते हुए साइड हॉल ले जाया गया। जब फिर होश आया, मैं अपने ही कमरे के बेड पर पड़ा था। पूरा शरीर ऐसे दर्द कर रहा था जैसे किसी ने कुचल दिया हो। जंगमा चुपचाप मेरे घावों पर दवा लगा रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो बहुत धीरे बोली, यंग मास्टर, बस मान जाइए, मास्टर के आगे झुक जाइए। इतना क्यों सफर कर रहे हैं? मैंने कमजोर आवाज में सिर हिलाया। झुक जाऊं? इस फैमिली के आगे झुकना तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने दर्द के बीच एक मुस्कान खींची। वो मुस्कान रोने से भी बदतर थी। बस मार है, मैंने भी तो फेंग जुन पर पलटकर वार कर दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ। इतना कहकर मैंने पिलो के नीचे से बैंक कार्ड निकाली और बड़ी मुश्किल से उसे आंट जांग के हाथ में ठेल दिया। ये रख लो। आंट जांग चौंक गई। उसने जल्दी से कार्ड वापस धकेलते हुए कहा, यंग मास्टर, मैं आपका पैसा कैसे ले सकती हूँ? मैंने धीमी आवाज में कहा, मैंने ये बहुत पहले तैयार कर लिया था। मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, शायद वापस ना आऊं।
तुम मेरी माँ के मायके से आई थी, एक पुरानी सर्वेंट हो, यहाँ रही तो वो लोग तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेंगे, ये पैसे तुम्हारे बुढ़ापे के लिए काफी है, मेरी बात मानो, नौकरी छोड़कर यहाँ से चली जाओ। आंट जांग ने उस पतली सी कार्ड को देखा, फिर मेरी टूटी हुई हालत को देखा। मैं खुद जख्मी पड़ा था, फिर भी उसके बारे में सोच रहा था। वो अपने आंसू रोक नहीं पाई, वो घुटनों पर गिरने ही वाली थी कि मैंने तुरंत रोक दिया। आंट जियांग, मैंने अचानक कहा, मुझे आपकी लोटस रूट और स्पेयर रिब सूप की याद आ रही है। वो तुरंत आंसू पोंछकर खड़ी हो गई। ठीक है, अब भी बनाती हूँ, अभी ले आती हूँ। वो जल्दी से किचन की तरफ भागी। कमरा फिर से शांत हो गया। मैंने उस सजे संवरे लेकिन ठंडे सीलिंग को देखा और धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। अगले कुछ दिनों तक मैं अपने कमरे में ही रिकवर करता रहा। दर्द को सहते हुए मैंने अपना सारा सामान धीरे धीरे पैक करना शुरू कर दिया। मैंने लियू रुयन की दी हुई सारी चीजें भी अलग निकाल दी। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, पर पैसे में उदार थी। ये अब साफ हो चुका था। इन सब चीजों की कुल कीमत लगभग 100 मिलियन के आसपास थी। पहले तो मेरा मन हुआ इन्हें सीधे फेंक दूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक और बात आई। तो मैंने उस हाई एंड क्लब के ओनर को कॉल किया जहां मैं अक्सर जाता था। सुना था क्लब में हाल ही में चैरिटी ऑक्शन हो रही थी। मैंने कहा, मेरे पास भी ऑक्शन करने लायक बहुत सी चीजें हैं। दूसरी तरफ से जवाब तुरंत आया, आज रात इवेंट है, तुम आ जाओ। शाम को मैं वो बड़े बड़े डिब्बे लेकर क्लब पहुंचा। आइटम्स ऑक्शन मैनेजर को सौंपकर मैं मुड़ा ही था कि किस्मत ने फिर मजाक कर दिया। सामने लियू रुयन और फंगजुन साथ साथ अंदर आते दिखे। लियू रुयन फंगजुन से चिपकी हुई थी और फंगजुन की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई। मेरे हाथ अपने आप कस गए, लेकिन मैंने तुरंत ढीले कर दिए। आज मुझे गंभीर काम करना था। इन दोनों पर अपनी इमोशंस बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं अभी बैठा ही था कि अचानक लाइट्स डिम हो गई। होस्ट स्टेज पर आया और एक्साइटेड होकर बोला कि ऑक्शन शुरू होने से पहले एक 3 मिनट का किसिंग सेशन होगा और सभी कपल्स स्पॉटलाइट में एंजॉय करें। वेन्यू में अंधेरा छा गया। रैंडम लाइट्स घूमती रही। कहीं कोई किस कर रहा था, कहीं कोई एक दूसरे की बाहों में था। और तभी मेरी नजर थोड़ी दूर लियू रुयन पर पड़ी। वो हंसती हुई फंगजुन के गले में बाहें डाल रही थी। फंगजुन नीचे झुका और उसे चूम लिया। मेरे दिल में दर्द उठने ही वाला था कि अगले ही पल ऊपर से एक भारी आयरन शैंडिलियर ब्रैकेट ढीला पड़ गया और सीधा फंगजुन की तरफ गिरा। लियू रुयन ने अविश्वसनीय तेजी दिखाई। उसने झट से फंगजुन को धक्का दिया, लेकिन ब्रैकेट का किनारा फिर भी फेंगजुन के सिर के पीछे हल्का सा लग गया। ये देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत फेंगजुन को खींचते हुए पार्किंग लॉट की तरफ भागी ताकि उसे हॉस्पिटल ले जा सके। उधर मुझे भी एक और शैंडिलियर ब्रैकेट लगा। दर्द इतना तेज था कि मैं लगभग बेहोश ही हो गया। एक दयालु राहगीर मुझे भी हॉस्पिटल ले गया। ये एक्सीडेंट अचानक हुआ था और उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गया। कुछ ही लोग इसमें फंसे थे। मैं अभी घर पर पड़े पड़े परेशान था और अब फिर हॉस्पिटल में लेटा था, लेकिन वार्ड में ठीक से टिक भी नहीं पाया था कि लियू रुयन अंदर घुस आई। उसका चेहरा डरावना काला था। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे अब भी मुझे जिंदा ही खा जाएगी। फेंक, उसने दांत पीसते हुए कहा, मैंने सर्वेलेंस फुटेज देख ली है। तुमने क्लब स्टाफ को रिश्वत दी, जानबूझकर लैंप ब्रैकेट ढीला कराया ताकि फंगजुन को मार सको। क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। लियू रुयन के अलावा और कौन फंगजुन से इतनी नफरत करेगा? मैंने साफ कहा, नहीं लियू रुयन, तुम मुझे बदनाम नहीं कर सकती। उसकी आंखों में गुस्सा और गहराया। फेंक, वो और भड़क गई। है अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगी तो तुम सच नहीं बोलोगे, कहकर उसने फोन निकाला और कॉल किया। फेंक फैमिली के सेकंड यंग मास्टर पर इंटेंशनल इंजरी का शक है। आदमी भेजो और उसे कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, उसे होश आ जाएगा। मेरी आंखें फैल गईं, चेहरा डिसबिलीफ से भर गया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो सच में अपने कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल करके मुझे जेल भिजवाने जा रही थी। तो फिर मेरा मार खाना किस काम आया? थोड़ी ही देर में यूनिफॉर्म पहने लोग हॉस्पिटल वार्ड में आ गए। डॉक्टर की आपत्तियों और मेरी चोटों की कोई परवाह किए बिना उन्होंने मुझे जबरदस्ती उठा लिया। अगले कुछ दिन मेरे लिए नर्क से कम नहीं थे। वहाँ मुझे बुरी तरह सताया गया। एक ही कमरे के लोग जैसे खास इलाज पाए हुए थे। मुझे हर तरह से परेशान करते रहे। मारपीट, लात घूंसे, सब कुछ हुआ। कुछ दिन बाद जब मैं रिहा हुआ तो मैं पहचान में भी नहीं आ रहा था। शरीर पर घाव थे। हालत ऐसी कि बस रेंगते हुए जिंदा बचा था। उस नर्क से निकलकर जो चीज मुझे वापस खींच लाई वो था मेरे फोन पर अभी अभी आया मैसेज। मेरा वीजा आखिरकार अप्रूव हो चुका था। मैं टैक्सी लेकर विला वापस आया। सोच रहा था सामान उठाकर सीधे एयरपोर्ट निकल जाऊं, लेकिन जैसे ही अंदर घुसा सामने वही मिल गया जो वर्ल्ड टूर से लौट कर आया था, मेरा गुड ब्रदर शिन लोहन। सब कुछ जान लेने के बाद वह हड़बड़ाकर मेरे पास आया। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ था। वो लगातार माफी मांग रहा था। फेंग, आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें उसके पीछे लगा दिया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। मुझे नहीं पता था कि उसका फर्स्ट लव फेंगजुन है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देता, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़ता। मैंने उसे रोक दिया। मत दोष दो खुद को, अब सब पास्ट है। मैंने इसे छोड़ दिया है। मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, शायद वापस ना आऊं। शिन लोहन चौंक गया। वो जल्दी से बोला, मत जाओ, देश में ही रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब तक मुझे खाने को रोटी मिलेगी तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। मैंने शांति से जवाब दिया, यहाँ अब रहने लायक कुछ नहीं बचा। जाने से पहले मैंने एक बार पीछे मुड़कर उस घर को देखा। वही घर जहाँ बचपन की सारी यादें दबी थी। अब उस पर मेरे पिता, उनकी मिस्ट्रेस और उनका इलेजिटिमेट सन कब्जा
कब्जा कर चुके थे। मैंने पहले से तैयार पेट्रोल निकाला, सर्वेंट की प्लीडिंग को अनसुना कर दिया और बिना एक शब्द बोले उसे चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया। फिर मैंने माचिस जलाई, आग एकदम ऊपर उठी, जैसे पास्ट की हर चीज को निगल रही हो, सब कुछ जलने लगा। फिर मैंने अपना आखिरी लगेज उठाया और बिना पीछे देखे चल पड़ा। शिन लोहन मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आया। रास्ते भर वो लगातार माफी मांगता रहा। वो कहता रहा कि कॉम्पेंसेशन में अपनी पूरी लग्जरी कार्स की गैराज मुझे दे देगा। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया, कार की खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, ओह वैसे फेंक, चाहे मैं टैलेंट पर भरोसा करूं या नहीं, इस फेस के साथ मेरे लिए आगे की दुनिया सिर्फ बेहतर ही बेहतर होगी। हमारा हैंडसम मिस्टर फेंक जो चाहे पा सकता है। एयरपोर्ट पहुंचकर शिन लोहान ने मुझे गले लगा लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। वो अब भी लगातार माफी मांग रहा था। मैं उसे जानता था, उसका टेम्पर ऐसा ही था। मैंने उसे ब्लेम नहीं किया, उसकी गलती नहीं थी। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, तब जाकर उसने मुझे छोड़ा। हाथ हिलाते हुए मैं सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरफ बढ़ गया। शिन लोहान वहीं खड़ा मुझे तब तक देखता रहा जब तक मेरी परछाई कॉरिडोर में गायब नहीं हो गई। पता नहीं वो कितनी देर चुप खड़ा रहा। फिर उसने हिम्मत जुटाकर लियू रुयन का नंबर डायल किया। फोन बहुत देर तक बजता रहा, फिर उठा। उसकी आवाज सख्त थी, कजिन सुनो, मुझे पता है तुम्हें फेंक पसंद है, लेकिन तुम और फेंक 3 साल से साथ रहे हो। वो जा रहा है और फिर कभी वापस नहीं आएगा। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती कि उसे छोड़ने आ जाओ? कुछ सेकंड तक लाइन पर सिर्फ डेड साइलेंस रहा। फिर आखिरकार लियू रोयन की आवाज आई, तुमने किसके बारे में कहा कि चला गया? फेंक? शिन लोहान ने तेजी से कहा, हाँ फेंक, वो जा चुका है, देश छोड़ दिया, सबसे पहले वाली फ्लाइट से निकल गया। उसने कहा कि वो वापस नहीं आएगा और उसने ये भी कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब खुश हो? अगले ही पल शिन लोहान लगभग चिल्ला पड़ा और जोर से फोन पटक दिया। रिसीवर से शार्प बिजी टोन बजने लगी। लियू रोयन फोन को कान से लगाए वहीं फ्रीज हो गई। फेंक गया, अब्रॉड चला गया, कभी वापस नहीं आने वाला, ये शब्द उसके दिमाग में एक साथ धड़कने लगे। उसने भौहें सिकोड़ ली, फोन वापस टेबल पर फेंक दिया और अपने सामने रखे मर्जर डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी। लेकिन डेंस टेक्स्ट और नंबर्स उसकी आंखों के सामने जैसे चींटियों की तरह रेंगने लगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग अपने आप उस नजर को रिप्ले कर रहा था जो मुझे डिटेंशन सेंटर ले जाने से ठीक पहले फेंक ने दी थी। उसने इरिटेशन में टाई ढीली कर दी, कुर्सी से उठा और फ्लोर टू सीलिंग विंडो तक चला गया। पता नहीं कितनी देर तक वो बाहर देखता रहा। अचानक उसने कार कीज उठाई और ऑफिस से बाहर निकल गया। एलिवेटर नीचे उतर रहा था और उसी के साथ उसने एयरपोर्ट डायरेक्टर के प्राइवेट नंबर पर कॉल किया। चेक करो, उसने तेज आवाज में कहा। फेंक किस आउटबाउंड फ्लाइट पर है? अभी। वो अविश्वसनीय स्पीड से एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट मैनेजर पहले से ही डरा सहमा इंतजार कर रहा था। उसने अभी अभी मिली जानकारी हाथ में पकड़ा दी। डायरेक्टर शिन, उसने घबरा कर कहा, मिस्टर फेंग फ्लाइट XX108 से पेरिस गया है। प्लेन 20 मिनट पहले उड़ चुका है। लियू रोयन के कदम अचानक रुक गए। उसने ऊपर फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले स्क्रीन की तरफ देखा। फ्लाइट FX 108 की स्टेटस रो पर 3 ठंडे हरे अक्षर साफ चमक रहे थे, डिपार्टेड। वो भीड़ भाड़ वाले हॉल के बीच बिल्कुल स्थिर खड़ा रह गया। कानों में अलग अलग भाषाओं में अनाउंसमेंट्स गूंज रही थी। भीड़ की बातें, हंसी और यात्रियों का शोर सब एक साथ गूंज रहा था। तभी उसकी जेब में रखा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम चमका, फेंक झुन। उसने गहरी सांस ली और कॉल उठा ली, लेकिन कुछ बोला नहीं। उधर से फेंक झुन की आवाज आई, मेरा सिर अभी भी थोड़ा चकरा रहा है, तुम अभी भी बिजी हो क्या? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अगर पहले वाला वक्त होता तो वो सब कुछ छोड़कर तुरंत उसके पास दौड़ जाता, लेकिन इस पल वो बस खिड़की के बाहर देख रहा था। उस उड़ान की रोशनी जो अभी अभी रात के आसमान में गायब हुई थी। काफी देर तक वो चुप रहा, फिर आखिरकार बोला, मैं अब भी आता हूँ। जब वो हॉस्पिटल के VIP वार्ड में पहुंचा, फेंग जुन बेड के हेडबोर्ड से टेक लगाए बैठा था। जैसे ही उसने उसे देखा, उसके चेहरे पर तुरंत खुशी की मुस्कान आ गई। लियू रोयन बेड के पास बैठ गई। वो फेंग जुन की लगातार चलती बातें सुनती रही, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। फेंग जुन ने उसकी असामान्य चुप्पी भांप ली। वो बहुत सावधानी से बिना सीधे पूछे बोल उठा, क्या तुम फेंक के बारे में परेशान हो? डैड ने सब बता दिया, वो विदेश चला गया है। लेकिन इस बार उसने हद कर दी। वैसे थोड़ी देर के लिए विदेश जाकर दिमाग ठंडा करना बुरी बात भी नहीं है। जब वो सोच लेगा शायद वापस आ जाए। चलो अब उसके बारे में बात नहीं करते। फेंग जुन तुरंत नोट कर दिया। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई, लेकिन उसे क्या पता था, जब वो सो गया लियू रुयन ने फिर से फोन निकाला। उसकी उंगली स्क्रीन पर कुछ देर होवर करती रही। आखिरकार उसने असिस्टेंट की चैट विंडो खोली और टाइप किया, फेंग पर नजर रखो, उसकी अब्रॉड एक्टिविटीज की ब्रीफ हर हफ्ते मुझे भेजना। लेकिन सेंड बटन दबाने से ठीक पहले उसकी उंगली रुक गई। मैं क्या कर रही हूँ? वो तो बस एक प्ले थिंग है, क्या वो इतनी अटेंशन के लायक है? और अगले ही पल उसने एक झटके से ड्राफ्ट मैसेज डिलीट कर दिया। फेंग जुन के साथ फिर से जुड़ने के बाद की जिंदगी बाहर वालों को परफेक्ट लगती थी। लोगों को लगता था ब्यूटीफुल वुमन, हैंडसम मैन, परफेक्ट पेयर। लियू रोयन भी गर्लफ्रेंड वाली हर जिम्मेदारी निभा रही थी, खाना, ऑफिस ट्रैवल, जरूरी सोशल फंक्शंस, सब कुछ। लेकिन सिर्फ वो खुद जानती थी कि ये सीमिंगली परफेक्ट लाइफ अंदर से कितना डल और इंसिपिड था। कभी ऑफिस की फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने डॉक्यूमेंट्स देखते देखते वो अचानक कहीं खो जाती और याद आता कैसे मैं सबसे बिजी वक्त में चुपके से उसके पास घुस जाता था, पीछे से उसे हग कर लेता था, उसके कान के पास सांस छोड़कर जानबूझकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता था और उसकी काम करने की पूरी रिदम बिगाड़ देता था। कभी प्राइवेट जेट में बैठी होती तो अनजाने में ही उसकी नजर उस छोटे रेस्ट रूम की तरफ चली जाती। उसी रेस्ट रूम से एक दिन मैं उसे ब्लैंकेट में लपेटकर बाहर लाया था और वो अब भी बुदबुदाती रही थी कि ये सब बकवास है। ये यादें उसे और इरिटेट कर जाती थी। एक दिन उसने फेंग जुन को उसी प्राइवेट किचन रेस्टोरेंट ले जाकर बिठाया जहाँ कभी हम जाया करते थे। उस प्लेस की बुकिंग महीनों पहले करनी पड़ती थी।
थी। खाना अब भी उतना ही शानदार, अब भी उतना ही एलिगेंट, लेकिन लियू रुयन चुपचाप खा रही थी। और फिर उसे याद आया कैसे मैं उसकी नजर बचाकर उसके बोल से उसका पसंदीदा डिश चुरा लेता था। कैसे मैं कहता था थोड़ा भी स्पाइसी नहीं है, फिर उसके कप से पानी पीकर बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता था जो तुम्हारा है वो मेरा है। वो डिनर हमेशा नॉइजी, मैसी और लाइवली होता था, लेकिन उसमें जान थी। और ये डिनर इतना शांत था कि बस कटलरी की हल्की सी आवाज बाकी थी, वही सूखी डल आवाज जो आदमी को अंदर तक घुटन दे दे। रात को आदतन वो बेड के अंदर वाले साइड सोई, आधी नींद आधी जागरूकता में उसका हाथ अनजाने में बगल की तरफ बढ़ा। जो उसने छुआ वो वार्म था, लेकिन कुछ गलत था। बॉडी का फील गलत था, टेम्परेचर गलत था, उसमें वो लाइवली फायरी सेंसेशन नहीं थी, स्मेल भी गलत थी, उसमें वो नेचुरल बॉडी फ्रेग्रेंस नहीं थी। यहाँ तक कि नींद में हल्की सी सांस की आवाज भी गलत लग रही थी। मैं हमेशा बहुत रेस्टलेसली सोता था, कभी कभी अनजाने में कंबल खींच लेता था और एक छोटे क्रीचर की तरह वार्मथ ढूंढते हुए उसकी बाहों में घुस जाता था। लियू रुयन की आंखें अचानक खुल गईं। उसके दिल में अवर्जन की एक तेज लहर उठी। वो उठी और बेड से बाहर आ गई। तुम सो जाओ, मुझे अभी एक अर्जेंट डॉक्यूमेंट याद आ गया है। फांगजुन की कंफ्यूज नजर को नजरअंदाज करके वो सीधे स्टडी में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसे अकेला रहना था, शांत होना था और अपने दिमाग में उभरती हुई, साफ होती हुई उस शक्ल को बाहर निकालना था। एक हफ्ते बाद एक इंपॉर्टेंट बिजनेस गाला हुआ। लियू रुयन और फांगजुन दोनों उसमें पहुंचे। सबको लगता था कि वो परफेक्ट मैच है, लेकिन लियू रुयन को वो मौका बेहद बोरिंग लग रहा था। बैंक्वेट के दौरान एक यंग मास्टर ने जानबूझकर फांगजुन को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। फेंगजुन ने तुरंत लियू रुयन की तरफ देखा। पहले के समय में लियू रुयन ऐसे मौके पर सोचती थी कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड कमजोर है और नेचुरली उसे बैकिंग चाहिए, लेकिन इस बार उसके दिमाग में मैं आया। अगर मैं होता तो शायद बस ग्लास से वाइन उसके ऊपर फेंक देता, फिर कैजुअली कहता सॉरी, हाथ फिसल गया। उस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट ने उसे अंदर तक हिला दिया। तभी एक हाई सोसाइटी मेंबर जिसकी बाई फैमिली से पुरानी दुश्मनी थी और जिसकी टंग अपने शार्प कमेंट्स के लिए बदनाम थी, धीरे धीरे पास आया। उसने तंज के साथ टोस्ट उठाया। सुना है तुमने फैंग से ब्रेकअप कर लिया, वो विदेश जाकर एंजॉय कर रहा है, क्या अफसोस है। मैं तो उसका टेस्ट लेना भी चाहता था, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही थप्पड़। लियू रुयन ने बिना किसी वार्निंग के उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक चीख निकली और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। नाक से खून फूट पड़ा। पूरा सीन डेड साइलेंस में बदल गया। सब लोग शौक में उसे घूर रहे थे। लियू रुयन ने नीचे पड़े हुए उसको देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम खुद को क्या समझते हो। फिर उसने चारों तरफ नजर डाली और आखिरी वार्निंग दी, अपनी जुबान संभालो। उसके बाद उसने फेंगजुन का हाथ पकड़ा और बिना पीछे देखे वहां से निकल गई। ये पहली बार था जब उसने किसी पब्लिक ओकेजन पर अपना टेम्पर खोया था और वजह मेरा नाम था। घर लौटते वक्त कार के अंदर माहौल बहुत भारी था। फेंगजुन डर सा गया लग रहा था। काफी देर बाद उसने बहुत सावधानी से कहा, मॉम ने आज फिर कॉल किया था, वो पूछ रही थी कि हम शादी के बारे में कब सोचेंगे। लियू रुयन ने अपनी भौहें दबा ली। उसकी टोन में सिर्फ डिसमिसिवनेस था। कंपनी में अभी कई क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स चल रहे हैं, क्रिटिकल स्टेज है, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। लियू रुयन अकेली स्टडी में बैठी थी। उसने फोन पर एक एनक्रिप्टेड फोटो एल्बम खोला। उसमें सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो थी। वो कई साल पहले एक दोस्त की गैदरिंग का वीडियो था। किसी ने मुझे सिंगिंग के लिए टीज किया था, मैं मना नहीं कर पाया, तो स्टेज पर चढ़ गया, माइक उठाया और एक अपबीट पॉप सॉन्ग गा दिया। कब उसने ये वीडियो सेव किया था उसे खुद याद नहीं था। स्क्रीन पर मेरी वो केयर फ्री, बेपरवाह शक्ल देखी और फिर आज की स्टैजेंट बोरिंग लाइफ से तुलना की, तो उसका दिल जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने कसकर पकड़ लिया हो। एक सफोकेटिंग डल एज पूरे सीने में फैल गया। उसने तुरंत वीडियो बंद कर दिया, फोन उल्टा टेबल पर रख दिया और उसकी सांसें तेज हो गईं। वक्त ऐसे ही उड़ता गया। पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लियू रुयन एक बिजनेस ट्रिप से लौट रही थी। एक इंपॉर्टेंट मल्टीनेशनल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट था। फेंगजुन उसके साथ फियांसे की हैसियत से मौजूद था। उन्होंने वीआईपी पैसेज लिया था ताकि रेगुलर पैसेंजर्स की भीड़ से बच सकें, लेकिन जैसे ही पैसेज से बाहर निकले एक कान फाड़ देने वाली आवाज की लहर उन पर टकराई। अराइवल हॉल लोगों से भरा पड़ा था। लड़कियां और लड़के चमकते लाइट बोर्ड्स, फ्लावर्स और पोस्टर्स लिए हुए थे और सब एक ही नाम चिल्ला रहे थे, फैंग फैंग। आवाज इतनी तेज थी कि लगा एयरपोर्ट की छत उड़ जाएगी। कई ऑर्डिनरी ट्रैवलर्स भी रुक गए। कौन है ये इतना बड़ा सीन। तभी कोई बोला, तुम नहीं जानते, फैंग स्याओ करंट टॉप सुपरस्टार, 3 साल पहले डेब्यू किया था। मॉडर्न पन, लिविंग 1000 फेस्ड बेस्ट एक्टर। मेरे नाम के साथ ही लियू रुयन के कदम अचानक रुक गए। वो अनजाने में भीड़ की डायरेक्शन में देखने लगी और उसकी नजर ऑपोजिट साइड पर लगे एक जायंट बिलबोर्ड पर टिक गई। एक ह्यूज पिलर से लटका हुआ पोस्टर। वो वहीं स्थिर खड़ी रह गई। आंखें उस चमकदार पोस्टर पर जम गईं। आसपास की सारी आवाजें जैसे एकदम गायब हो गईं। दुनिया में बस वही डैजलिंग फिगर बचा था जो पोस्टर पर स्टार की तरह चमक रहा था। उसी पल फांगजुन ने भी बिलबोर्ड देख लिया। उसने इंस्टिंक्टिवली लियू रुयन का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो फांग है। सुना है वो हाल के सालों में डेवलपमेंट के लिए विदेश गया था। लगता है सेलिब्रिटी बन गया। प्रॉपर एल्डेस्ट सन होकर भी वो शोबिज जैसी जगह भाग गया। उसकी आवाज डिलिबरेटली छोटा करने वाली थी, लेकिन लियू रुयन ने जैसे सुना ही नहीं। वो अनजान नहीं थी। पिछले 3 सालों में मैं भले ही
ही कभी उसे ढूंढने नहीं गया था, लेकिन मेरी खबरें अलग अलग चैनल से उसके पास पहुंचती रहती थी। उसे पता था कि मैंने डेब्यू करते ही पीक कर लिया था। उसे पता था कि मेरी हर मूवी क्रिटिकली अक्लेम्ड थी और कमर्शियल भी। उसे पता था मैंने कितने हैवीवेट अवार्ड्स जीते थे। उसे ये भी पता था कि उसका असिस्टेंट सीक्रेटली मेरी हर मूवी टिकट खरीदता था। मेरे पोस्टर्स, मर्चेंडाइज सब उसकी स्टडी के सबसे सीक्रेट ड्रॉर में छुपा था। अगले ही पल उसकी नजर सर्जिंग क्राउड के पार गई। वीआईपी पैसेज से निकलकर बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट्स के घेरे में मैं सामने आया। सिर्फ एक नजर में ही उसे महसूस हुआ, पोस्टर वाला मैं नहीं, रियल मैं उससे भी ज्यादा डैजलिंग था। और ठीक उसी पल भीड़ के उस पार खड़ी लियू रुयान की नजर मुझसे टकरा गई। एक औरत अचानक भीड़ को चीरती हुई आगे आई। उसके हाथ में एक्वेडोरियन रोजेस का एक शानदार बुके था। वो मुस्कुराते हुए सीधा मेरी तरफ आई। वो थी शेंग शिंजी, शेंग फैमिली की हेयरेस। उसने बड़े नेचुरली मेरे हाथ से कैरी ऑन लगेज ले लिया, फिर झुककर कान के पास कुछ कहा। उसकी बात सुनते ही मैं जोर से हंस पड़ा। ये सीन देखते ही लियू रुयान का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। उसके आसपास की एयर प्रेशर तक गिर गई। पास खड़ा फेंक झुन भी अनजाने में कांप उठा। भीड़ दोनों को धकेलती हुई पार्किंग लॉट की तरफ ले गई। इत्तेफाक से मेरी टीम की कंस्पिक्युअस स्ट्रेच लिंकन वहीं पार्क्ड थी जहां लियू रुयन की कार भी खड़ी थी। लियू रुयन ने देखा, शंग शिंजी ने बहुत पोलाइटली मेरे लिए कार का दरवाजा खोला। जैसे ही मैं झुककर अंदर जाने लगा, अचानक मुझे किसी ने खींचा। मैंने सिर घुमाया और सामने लियू रुयन की नजर से टकरा गया। अगले ही पल मैंने पोलाइटली उसे नॉड किया। वो यहाँ क्यों थी ये मेरा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसी वक्त लियू रुयन का दिल जैसे गले तक आ गया। उसे अपने ही खून की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। फिर भी अगले ही पल वो एकदम सन्न रह गई। उसने मेरी आंखों में अजनबीपन और दूरी देखी। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया, जैसे किसी मामूली फैन को एक्नॉलेज कर रहा हूँ जिसने मुझे पहचान लिया हो। फिर मैंने नजर हटाई, झुककर कार में बैठ गया। शुरू से अंत तक मैंने एक पल भी रुककर उसे देखा तक नहीं। उसी वक्त शांग शिंजी ने भी लियू रुयान को देख लिया। उसने कार का दरवाजा बंद किया, फिर खिड़की से लियू रुयन की तरफ भौं उठाई। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और फिर वो ब्लैक स्ट्रेच लिंकन एयरपोर्ट पार्किंग लॉट के एग्जिट से तेजी से निकल गई। ये सीन देखकर लियू रुयन वहीं जम गई, जैसे उसे जमीन में कील ठोक दी गई हो। पास खड़ा फेंक झुन कई बार उसका नाम पुकारता रहा, लेकिन उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उसके कानों में बस एक बजिंग साउंड था और उसके दिमाग में एक ही आवाज बार बार गूंज रही थी। उसने मुझे देखा लेकिन इग्नोर कर दिया। होटल स्वीट में लौटकर लियू रुयन सोफे पर भारी भरकम तरीके से गिर पड़ी। उस रात उसने एक पल भी आंख नहीं मूंदी। एयरपोर्ट वाला सीन बार बार उसके दिमाग में चलता रहा। मेरी वो नजर, जैसे मैं उसे एक इरेलेवेंट स्ट्रेंजर समझ रहा हूँ। मेरी और शंग शिंजी की इंटीमेसी और शंग शिंजी का आखिरी प्रोवोकेटिव जेस्चर। हर डिटेल उसके शरीर में जहर भरे नीडल की तरह चुभ रही थी। तभी उसे अचानक समझ आया वो मेरी उस नजर को सहन नहीं कर सकती जिसमें उसके लिए दूरी थी, और उससे भी कम वो ये सह सकती थी कि मेरी बगल में कोई दूसरी औरत खड़ी हो। जितना वो सोचती गई उतनी ही बेचैन होती गई। फिर अचानक वो उठ खड़ी हुई, लेकर कैबिनेट की तरफ गई। एक ग्लास स्ट्रॉन्ग स्पिरिट से भरा, सिर पीछे झुकाया और एक ही घूंट में पी गई। उसके बाद उसने फोन उठाया और असिस्टेंट को कॉल किया। मुझे फेंग शाओ का जिंग बाई में डिटेल्ड एड्रेस अभी चाहिए, उसका आने वाले हफ्ते का पूरा शेड्यूल भी, और वो शंग शिंजी इस पिछले 3 सालों में वो क्या करती रही है, उसका फेंग शाओ के साथ असली रिलेशनशिप क्या है। मुझे सबसे थोड़ा रिपोर्ट चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। कमरे में लगातार टहलने लगी, हर मिनट हर सेकंड। न्यूज का इंतजार असहनीय था। कुछ घंटे बाद असिस्टेंट का कॉल आया। उसने इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्ड रिपोर्ट दे दी। मेरा एड्रेस, मेरा शेड्यूल, सब एक एक करके बताया गया। लेकिन शांग शिंजी वाली इन्फॉर्मेशन ने लियू रुयन का दिल और भी नीचे धकेल दिया। शांग शिंजी एक प्रोमिनेंट फैमिली से थी और खुद भी बेहद कैपेबल थी। मैं विदेश गया था 3 साल पहले और उसके बाद इस हेरेस ने अपना ज्यादातर फोकस यूरोप पर शिफ्ट कर दिया था। वो परमानेंटली पेरिस में बेस्ड थी। एक इन्वेस्टर की तरह क्वाइटली मेरे लिए रास्ता बनाती रही। अपनी कनेक्शंस और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उसने मुझे फैशन और फिल्म इंडस्ट्री में जल्दी फुटहोल्ड दिला दिया। इन 3 सालों में वो मेरे साथ रही थी, लगभग एक गार्डियन की तरह। सब लोग हमें बहुत क्लोज फ्रेंड्स मानते थे, लेकिन क्या हम लवर्स बन गए थे या नहीं, इस पर बाहर वालों में काफी डिबेट थी। लियू रुयान ने ठंडी हंसी हंसी और फोन काट दिया। पुरुष और महिला के बीच प्योर फ्रेंडशिप जैसी कोई चीज नहीं होती। शंग शिंजी के इरादे मैं एक नजर में समझ सकती हूँ। और तुम फेंग शाओ, तुमने ऐसी औरत को मेरे पास आने दिया। उस पर लियू रुयान के दिल में पहली बार शंग शिंजी के नाम के लिए खुली हुई हॉस्टिलिटी बैठ गई और एक अनप्रेसिडेंटेड सेंस ऑफ क्राइसिस भी। उसे पहली बार डिस्गस्ट हुआ और जेलसी भी। अब वो मुझे सच में सामने से देखना चाहती थी। मेरे और शेंग शिंजी के रिश्ते के बारे में सीधे मुझसे पूछना चाहती थी। खुशकिस्मती से 1 हफ्ते बाद मौका मिल गया। मेरे असिस्टेंट ने रिपोर्ट दी कि मैं एक टॉप हाउते काउचर ब्रांड के आफ्टर पार्टी में शामिल होने वाला हूँ। लियू रुयान ने तुरंत अपने कनेक्शंस लगाकर इनविटेशन ले लिया। पार्टी एक हिस्टोरिक प्राइवेट एस्टेट में थी। जैसे ही लियू रुयान अंदर पहुंची, उसकी नजर तुरंत मुझ पर पड़ी। मैं कई इंटरनेशनली रिनाउंड डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ बात कर रहा था। फ्रेंच और अंग्रेजी के बीच एफर्टलेस तरीके से स्विच कर रहा था। लियू रुयान ने वाइन ग्लास पकड़ा हुआ था। भीड़ के उस पार से मुझे घूर रही थी। वो पेशेंटली इंतजार करती रही। जब उसे लगा कि मैं थोड़ी थक गया हूँ और गार्डन की तरफ टेरेस पर अकेला आराम करने चला गया हूँ, तभी उसने सोचा अभी सही समय है। वो चुपचाप मेरे पीछे चली। टेरेस पर रात की हवा ठंडी थी। मैं रेलिंग से टेक लगाए दूर झील को देख रहा था। लियू रुयान मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने गहरी सांस ली, अपने भीतर का तूफान दबाते हुए। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया,
उसकी टोन में आदतन एक्सेशन घुल गई। तुम और शेंग शिंजी के बीच क्या चल रहा है? मैं उसके आने से हैरान नहीं था, लेकिन मैं मुड़ना तक जरूरी नहीं समझता था। अरे ये तो प्रेसिडेंट लियू है, मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा। लॉन्ग टाइम नो सी। लेकिन तुम्हें इससे क्या? मैं किसके साथ हूँ, कैसे हूँ, ये सब तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट फेंग की फॉर्मल टोन और उसकी दूरी ने लियू रुयन को अंदर तक घुटन दी। वो और करीब आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। फेंग, 3 साल विदेश में रहकर तुमने बेसिक जजमेंट और डिसर्नमेंट भी खो दी है। शेंग शिंजी कैसी लड़की है तुम्हें पता नहीं, वो मुझसे भी ज्यादा खेलती है। वो तुम्हें क्या दे सकती है? ये सुनकर मैं पलटा, ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए। प्रेसिडेंट लियू, मैंने धीमी ठंडी आवाज में कहा, आपको दूसरों पर कमेंट करने का हक नहीं है। तुम कहती हो शेंग शिंजी खेलती है? फनी बात है, कैपिटल सर्कल में मैं खुद नोटोरियस प्लेबॉय के नाम से जाना जाता था। हम दोनों तो अच्छे मैच हैं। और शेंग शिंजी, उसने कभी अपने फीलिंग्स को डिनाई नहीं किया। वो मेरे हर चॉइस और विश का रिस्पेक्ट करती है। अनलाइक सम पीपल जिनके दिल में शुरू से कोई और था, फिर भी वो ट्रूथ का नकाब पहनकर किसी और की 3 इयर्स की यूथ बर्बाद करते रहे। मैंने उसे एकदम स्ट्रेट देखा। लियू रुयन, वर्स कौन है? ये शब्द लियू रुयन के मुंह पर एक करारा तमाचा थे। उसका चेहरा एकदम बिगड़ गया। वो कुछ बोलने वाली थी, लेकिन शब्द बाहर ही नहीं आए। तभी एक और आवाज आई, मैं सोच रहा था तुम कहाँ हो। अरे तुम तो किसी इरेलीवेंट पर्सन में उलझे हुए थे। शेंग शिंजी लंबी चालों से मेरे पास आई। उसने नेचुरली अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बाह पकड़ ली। लॉन्ग टाइम नो सी, प्रेसिडेंट लियू। मेरे बॉयफ्रेंड से क्या बातें कर रही हैं आप? एटमॉस्फेयर कुछ ठीक नहीं लग रहा। बॉयफ्रेंड शब्द सुनते ही लियू रुयन के दिमाग में जैसे बजर पड़ गया। उसकी प्यूपिल्स शार्पली सिकुड़ गईं। वो झट से मेरी तरफ मुड़ी, मेरी आंखों में देखते हुए जैसे प्लीडिंग कर रही हो कि मैं इनकार कर दूं, कम से कम एक भौहें ही चढ़ा दूं। लेकिन मैंने बस अपना सिर हल्का सा शेंग शिंजी की तरफ झुका दिया। उसकी बात साइलेंटली कंफर्म कर दी। मैंने न लियू रुयन को दोबारा देखा, न ही शेंग शिंजी को छोड़कर कहीं और ध्यान दिया। लियू रुयन के हर रिएक्शन को देखते हुए शेंग शिंजी हंस पड़ी। सुना है प्रेसिडेंट लियू और हमारे फेंगशाओ का कुछ हिस्ट्री रहा है, लेकिन वो सब पास्ट की बात है। फेंगशाओ मेरे साथ बहुत अच्छा है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। उसकी नजर लियू रुयन के पीछे खाली जगह पर गई। फिर उसने जानबूझकर कहा, वैसे आप मिस्टर फेंग जुन को साथ क्यों नहीं लाई? इस बार क्या आप बाहर मिस्टर फेंग जुन के साथ फ्लिंग करने आई थी? कितनी पिटी की बात है। कहते ही उसने लियू रुयन को बोलने का कोई मौका नहीं दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से दूर ले गई। लियू रुयन वहीं जड़ रह गई, जैसे मैं किसी और के साथ चल पड़ा हूँ। उसका हाथ जो उसके साइड में लटक रहा था, धीरे धीरे कसकर मुट्ठी बन गया। ये पहली बार था जब उसने सच में समझा दूर रहने का दर्द क्या होता है। पार्टी से लौटने के बाद लियू रुयन का औंधा डरावना लो था। फेंग जुन ने उसकी मूड की असामान्यता तुरंत भांप ली। वो और ज्यादा सावधान हो गया, नरमी से कंसर्न के साथ उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। उस रात वो एक ग्लास वार्म मिल्क लेकर चुपचाप उसके कमरे में घुसा। तुम हाल में बहुत टायर्ड तो नहीं हो? चाहो तो मैं तुम्हारा सिर मसाज कर दूं। फिर वो पुरानी याद छेड़ने लगा। याद है जब हम पहली बार मिले थे, तब मैं पेड़ पर फंसी कैट को बचाने के चक्कर में लैडर से गिरने वाला था। तुमने मदद की और हम साथ आ गए। तुम्हें तब भी ऐसा मसाज बहुत अच्छा लगा था। वो हमारी पहली मुलाकात की यादें जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे लियू रुयन ने उसकी बातें सुनी, उसकी भौहें और गहरी होती गई। अचानक उसे बहुत पुरानी एक सीन याद आई। फेंग फैमिली के पुराने सर्वेंट ने कभी कहा था फेंग जुन बचपन में छोटे जानवरों से नफरत करता था और उसने सीक्रेटली पड़ोसी की बिल्ली तक मार दी थी। फिर उसे मेरी वो पुरानी ताने याद आए जिन्हें उसने तब मलिशियस स्लैंडर मानकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन इस पल उसे अचानक कुछ समझ आने लगा। उसने डिस्क्रीटली फेंग जुन का हाथ हटाया। नहीं, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। फेंग जुन और आगे नहीं बढ़ा, वो ओबीडियंटली पीछे हट गया। कुछ दिन बाद लियू रुयन की बेहद कैपेबल असिस्टेंट घर से भेजी गई कुछ पुरानी फाइल्स छांट रही थी। तभी मुझे एक डिलिबरेटली छुपाई हुई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिल गई। सालों पुरानी मेरी माँ की फेटल कार एक्सीडेंट से जुड़ी हुई कॉपी। जैसे जैसे रिपोर्ट पढ़ी गई, सच धीरे धीरे साफ होने लगा। वो क्रैश कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था, उसमें ह्यूमन मैनिपुलेशन के साफ संकेत थे और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सीधा फेंग मिंग होंग की तरफ इशारा कर रहा था। वही फेंग मिंग होंग जिसने बहुत तेजी से ऊपर चढ़कर फेंग ग्रुप पर कब्जा कर लिया था। इसी बीच फेंग ग्रुप के अंदर लियू रुयन के प्लांटेड इनसाइडर ने भी एक अर्जेंट मैसेज भेज दिया। फेंग ग्रुप पहले से ही एक होलो शेल बन चुका था। फेंग मिंग होंग ने पिछले कुछ सालों में पब्लिक फंड्स के बड़े हिस्से दबा लिए थे। कॉम्प्लेक्स ओवरसीज ट्रांजैक्शंस के जरिए एसेट्स बाहर निकाले जा रहे थे और फेंग जुन और उसकी मां लिन वान न सिर्फ इस सबसे वाकिफ थे बल्कि पूरी तरह इन्वॉल्व्ड थे। अब फेंग ग्रुप गहरे कर्ज में डूब चुका था। बैंकरप्सी बस दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन जिसने लियू रुयन को सचमुच बिजली की तरह झकझोर दिया वो था वही सीक्रेट रिकॉर्डिंग जो अंदरूनी सोर्स ने भेजी थी। रिकॉर्डिंग में फेंग जुन किसी सो कॉल्ड फ्रेंड से फोन पर बात कर रहा था और उसकी बातें सुनकर सारी इल्यूजन टूट गई। मैंने उस टूटी हुई लैडर से खुद गिरने का नाटक किया था। कैट को बचाने का ड्रामा सिर्फ लियू रुयन का ध्यान खींचने के लिए किया। ऐसी लड़कियां हमेशा ऐसे ट्रिक्स पर फंसती हैं। उस दिन भी सीन मैंने खुद सेट किया था। मुझे पता था लियू रुयन बाहर आने वाली है, इसलिए टाइमिंग बिल्कुल सही रखी। और क्लब वाला लाइट फिक्सचर वो भी मैंने ही किसी से ढीला करवाया था। इरादा था कि वो जोर से लगे, लेकिन बस हल्का सा छू गया। फिर भी असर वही हुआ। फेंग शाओ कौन होता है मुझसे कंपेट करने वाला? क्या वो सच में मेरे सामने खड़ा होने लायक है? लियू रुयन का दिल शुरू से आखिर तक मेरा ही था। बस एक छोटी सी चाल चली और वो फंस गया। इसीलिए फेंग शाओ को भी
कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया गया और उसी पल लियू रुयन को पहली बार पूरा सच दिख गया। वो व्हाइट मूनलाइट जिस पर वो इतने समय से भरोसा कर रहा था असल में एक केयरफुली प्लान्ड डिसेप्शन था। शुरू से आखिर तक झूठ, और मुझे जो दर्द मिला था वो सब इन्हीं झूठों पर टिका हुआ था। वो खुद कितना बड़ा फूल बन चुका था। इस मदर सन पैर की हथेलियों में एक खिलौने की तरह लियू रुयन का शरीर लड़खड़ा गया। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी, चेहरा कागज जैसा सफेद। उसने तुरंत फेंग जुन को अपने कमरे में बुलवाया। जब लियू रुयन ने वो आयरन क्लैड सबूत उसके सामने रखे तो फेंग जुन पहले बहस करता रहा, लेकिन सबूत इतने साफ थे और लियू रुयन का प्रेशर इतना भारी था कि आखिरकार वो पूरी तरह टूट गया। मानसिक रूप से ढहकर फर्श पर गिर पड़ा और फिर सब कुछ कबूल कर लिया। लियू रुयन ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। मैं पागल हो गया था। मैं बस चाहता था कि तुम मुझे ज्यादा केयर करो। सॉरी, मैं गलत था। मैं सच में गलत था। मुझे एक और चांस दे दो। लियू रुयन ने नीचे पड़े फेंग जुन की ट्विस्टेड शक्ल देखी। उसके अगली पैथेटिक रूप में जरा सी भी सिंपैथी नहीं थी। उसे बस घिन आ रही थी। और उसी वक्त उसके दिमाग में मेरा चेहरा उभर आया। सबसे शर्मनाक, सबसे दर्दनाक मोमेंट्स में भी मैं कभी फेंग जुन की तरह नहीं गिरा था। मैं कभी घुटनों पर रेंगता हुआ नहीं देखा गया था। उसी पल उसे पहली बार समझ आया। उसकी इन्फेचुएशन का सोर्स वो हिपोक्रिटिकल फेंग जुन नहीं था, न ही झूठ पर टिकी व्हाइट मूनलाइट की इल्यूजन। असल वजह मैं था, जिंदा साफ असली मैं जिसने उसे चोटें खाने के बावजूद सच्चा दिल और वरमत दी थी। फेंग जुन के लिए उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओल्ड फीलिंग्स थी वो सब सेल्फ डिसेप्शन थी। सच सामने आते ही सब टूट गया। उसके बाद लियू रुयन ने पूरे आफ्टरमाथ को बेहद तेज और डिसाइसिव तरीके से संभाला। उसने फांग मिंग होंग को तुरंत आदेश दिया कि जो भी इलीगल एसेट्स कब्जे में लिए गए हैं वो सब वापस किए जाए, और उसने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके फेंग जुन और उसकी मां की क्राइम से जुड़े सारे सबूत संबंधित अथॉरिटीज तक पहुंचा दिए। उसने फेंग जुन से पूरी तरह ब्रेकअप कर लिया, बिना किसी हेजिटेशन के सारे टाइज काट दिए। लेकिन सब कुछ कर देने के बाद भी उसे रिलीफ नहीं मिला, सिर्फ खालीपन बचा। भाई फेंग, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी फॉरगिवनेस चाहता हूँ। अगर 10,000 में सिर्फ एक चांस भी हो। पहली बार उसने अपनी सारी प्राइड और स्टेटस एक तरफ रख दी। वो उस विल्ला के नीचे जा खड़ा हुआ जिसका पता उसके असिस्टेंट ने निकाला था। शाम के 7 बजे उसके हाथ में एक बहुत सुंदर पेपर बैग था। उसके अंदर उसी ओल्ड ब्रांड डिजर्ट शॉप का सिग्नेचर केक था जो मुझे बहुत पसंद था। उसे याद था मैं खास तौर पर स्वीट चीजें पसंद करता था, और जब मूड खराब होता तो मीठा खाना मुझे थोड़ा काम कर देता था। लेकिन वो पूरी रात कार में बैठा इंतजार करता रहा। आंखें लाल हो गईं, चेहरा थक कर बिखर गया। और फिर जब आसमान हल्का होने लगा तो उसने फेमिलियर स्पोर्ट्स कार को विला के एंट्रेंस पर आते देखा। मैं ड्राइवर सीट से उतरा, फिर पैसेंजर साइड तक गया और शांग शिंजी के लिए डोर खोला। शांग शिंजी ने मेरे बाल हल्के से बिगाड़े, कुछ कहा जो लियू रुयन सुन नहीं सका। मैं हंस पड़ा और वो सीन लियू रुयन की आंखों में सीधे उतर गया। वो कार का डोर धक्का देकर तेजी से बाहर निकला और मेरी तरफ बढ़ा। फेंग शाओ, बात कर लेते हैं, ओके? आवाज सुनकर मैंने मुड़कर देखा। सामने लियू रुयन था। मैंने तुरंत भौहें चढ़ा ली। लियू रुयन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे बीच बात करने लायक कुछ नहीं बचा। रुको। वो घबराया हुआ आगे आया, हाथ कांप रहे थे। फोन निकालकर सबूत दिखाने की कोशिश करने लगा। भाई फेंग, मेरी बात सुनो। मैंने सब इन्वेस्टिगेट कर लिया है। फेंग फैमिली और उनके लोगों ने जो किया सब सामने आ गया है। उस साल गार्डन वाली घटना, क्लब का लाइट स्टैंड और तुम्हारी माँ का कार एक्सीडेंट, इनमें से कोई भी एक्सीडेंट नहीं था। वो सब वही थे। मैं गलत था, मैं ब्लाइंड था। उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता। उससे पहले ही मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया, और ये देखकर लियू रुयन एकदम स्टंट रह गया। सच सामने आ चुका था। तो फिर क्या? मैं हंस पड़ा। हा। क्या तुम्हें लगा मैं रोते हुए तुम्हारे पास दौड़ाऊंगा और कहूंगा तुमने आखिरकार सच जान लिया? चलो अब वापस साथ हो जाते हैं। लियू रुयन, तुम्हारी अपॉलॉजी, तुम्हारा रिग्रेट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। दर्द पहले ही हो चुका। तुमने मुझे कचरे की तरह धकेला था। डिटेंशन सेंटर में मेरी कलाई टूटने का असहनीय दर्द, वो सब तुम्हारे एक माए बैड से मिट नहीं सकता, और न ही इन तथाकथित सबूतों से। बोलते बोलते मेरी नजर उसके हाथ में पकड़े डेलिकेट पेपर बैग पर पड़ी। मैंने व्यंग्य से कहा, अभी भी याद है मुझे इस जगह के डिजर्ट्स पसंद थे। कितना थॉटफुल बन गए हो। मैंने सिर उठाकर उसके अब तक सफेद पड़ चुके चेहरे को देखा। लेकिन स्वीट चीजें मुझे बहुत पहले पसंद आना बंद हो चुकी हैं। सारे स्वीट ड्रीम्स बहुत क्लोइंग होते हैं, बहुत सिकनिंग। इतना कहकर मैंने उसे एक बार भी दोबारा नहीं देखा। मुड़ा और शंग चिंजी के साथ दरवाजे के भीतर चला गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। भारी वुडन डोर ने उसकी नजर पूरी तरह काट दी। लियू रुयन वहीं फ्रोजन खड़ा रह गया, बहुत देर तक चुप, और उसके हाथ में केक वाला पेपर बैग अचानक असहनीय रूप से भारी लगने लगा। विला के अंदर मैं ठंडे डोर पैनल से पीठ टिकाकर फर्श पर धीरे धीरे बैठ गया। अगर कहूं कि दुख नहीं हुआ तो झूठ होगा। सीने में अब भी एक डल एके था, लेकिन उसे ज्यादा राहत थी और थकान भी। छोड़ देना उतना मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था। तभी शांग शिंजी भी नीचे बैठ गई। उसने धीरे धीरे बाहें फैलाकर मुझे अपने गले में भर लिया। फेंग शाओ, मैं हूं ना, तुम्हारे पास अब भी मैं हूं। ये सब पास्ट में रह गया। मैंने धीमे से आंखें बंद की। हाँ, ये सब पास्ट में रह गया। बाहर बारिश और तेज हो गई और लियू रुयन बारिश में भीगा हुआ खड़ा रहा, पूरी तरह टूट चुका। उसने ऊपर उस विंडो की तरफ देखा जो अब उसके लिए कभी नहीं खुलेगी। आंखों में कोई लाइफ नहीं बची थी। उसे साफ समझ आ गया था जो खो चुका है वो वापस नहीं मिलेगा। होम लौटने के बाद कई दिनों तक लियू रुयन अपने कमरे में बंद रहा। किसी से नहीं मिला, न बिजनेस देखा, न बात की। बस खिड़की के बाहर आसमान को खाली नजरों से घूरता रहा। मेरे शब्द जो अब उसके लिए बेअसर हो चुके थे उसके कानों में बार बार गूंजते रहे। मेरी उस नजर की याद जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ
उसके दिमाग को खाए जा रही थी। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो कैसे मान ले कि मैं उसकी जिंदगी से बाहर निकल चुका हूँ। वो कैसे सह ले कि एक औरत उसकी बगल में खड़ी थी और उसने मुझे लगभग धकेल दिया था, लेकिन बैक टू बैक रिजेक्शन के बावजूद भी वो सोबर नहीं हुआ। उल्टा उसके भीतर का पॉजिटिव डिजायर और गहरा हो गया। उसके दिमाग में एक लगभग पागल सा ख्याल पनपने लगा। उसे एक ऐसा मौका बनाना था जहां मैं मजबूर होकर उसके सामने आऊं, जहां मुझे उसकी जरूरत पड़े। उसने तुरंत अपने चीफ असिस्टेंट को बुलाया। जाओ, उसने सख्त आवाज में कहा, मेरे लिए पता लगाओ कि फैंग का अगला सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनरशिप क्या है। चाहे जो भी तरीका हो, मैं उसमें घुसना चाहता हूँ। हाईली एफिशिएंट असिस्टेंट ने जल्दी ही रिपोर्ट वापस कर दी। बॉस, हमारी टीम एक सेंचुरी ओल्ड टॉप लग्जरी ब्रांड के साथ निगोशिएशन कर रही है। ग्लोबल एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात फाइनल स्टेज में है। ये सुनते ही ल्यू रुयन की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत शन कॉन्ग्लोमरेट के नाम से ब्रांड हेडक्वार्टर्स को एक कोऑपरेशन प्रपोजल भेज दिया और साथ में एक ऐसा प्लान ऑफर किया जो पब्लिसिटी के लिए लॉस पर भी काम करने को तैयार था। बस एक शर्त थी, मेरे साथ एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग पोस्टपोन कर दी जाए। शिन कॉन्ग्लोमरेट का स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस कोई सवाल नहीं था, खासकर एशियन मार्केट में। ब्रांड के टॉप एग्जीक्यूटिव्स इतने बड़े प्रॉफिट के लालच में सच में हिचकने लगे। अगले दिन होने वाली रिमोट वीडियो साइनिंग मीटिंग को टेम्पररी पोस्टपोन कर दिया गया और कहा गया कि फर्दर एवेल्युएशन चाहिए। जैसे ही ये खबर मेरी टीम तक पहुंची, माहौल एकदम तना हुआ हो गया। एजेंट ने भौहें सिकोड़ ली और मेरी तरफ चिंता से देखा। उस वक्त मैं मिरर के सामने एक मूवी सीन की लाइंस प्रैक्टिस कर रहा था। खबर सुनकर बस इतना ही कहा, स्पीचलेस हूँ। ये तो बिल्कुल ल्यू रुयन जैसी हरकत है। वो मुझे मजबूर करना चाहता है कि मैं झुक जाऊं और दर्द महसूस करूं। शांग शिंजी सोफे पर आलस से सिमटी हुई गेम खेल रही थी। ये सुनते ही उसने फोन नीचे रखा और मेरी तरफ चल पड़ी। डोंट वरी, जब मैं हूँ, ल्यू रुयन की रीच इतनी लंबी नहीं है। जब वीडियो कॉन्फ्रेंस दोबारा शुरू हुई, ब्रांड हेडक्वार्टर्स के बड़े स्क्रीन पर एक तरफ मेरी टीम थी, दूसरी तरफ ल्यू रुयन। मीटिंग शुरू हुई। ब्रांड सीईओ ने सावधानी से शिन कॉन्ग्लोमरेट के कून ऑपरेशन प्रपोजल का जिक्र किया। उसकी टोन में साफ हेजिटेशन थी। ल्यू रुयन ने उसी समय बोलना शुरू किया, शिन कॉर्पोरेशन आपके ब्रांड के फ्यूचर को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। हमें लगता है हमारा कोऑपरेशन विन विन सिचुएशन ला सकता है। जहां तक ब्रांड एम्बेसडर चुनने की बात है, मुझे लगता है इमेज और ब्रांड कोर वैल्यूज की अलाइनमेंट बहुत केयरफुली देखी जानी चाहिए। उसने बात सीधे सीधे नहीं कही, लेकिन निशाना साफ मुझ पर था। मतलब मेरी इमेज या एक्सपीरियंस शायद इनफ नहीं है। मीटिंग रूम का माहौल एकदम फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच गया। तभी शांग शिंजी की लेजी सी आवाज बीच में आ गई, प्रेसिडेंट शिन, लॉन्ग टाइम नो सी। होमबैक में बिजनेस इतना नहीं है कि आपको यूरोपियन फैशन सर्कल्स की एंडोर्समेंट प्रॉब्लम्स देखने का टाइम मिल जाए। फिर उसने सीधे ब्रांड सीईओ को देखा और उसकी टोन अचानक फोर्सफुल और सीरियस हो गई। फेंग की इमेज, प्रोफेशनलिज्म और मार्केट अपील, ये सब सभी के लिए ऑब्वियस है। हमारी श्याओ फैमिली फाउंडेशन आपके ब्रांड की सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट स्पॉन्सर्स में से एक रही है। मैं पर्सनली भी आपके ब्रांड फिलोसफी की बहुत एडमायरर हूँ, इसलिए सबसे सही डिसीजन है कि एंडोर्समेंट यूसी को मिले। फिर उसकी नजर तेजी से स्क्रीन पर ल्यू रुयन की तरफ गई। जहां तक कुछ इरेलेवेंट बाहर की इंटरफेरेंस की बात है, बिजनेस वर्ल्ड के अपने रूल्स होते हैं। अपनी पर्सनल फीलिंग्स और टैक्टिक्स को यहाँ मत घसीटो। फंग आज जिस जगह है वो अपनी स्ट्रेंथ और एफर्ट से है। उसे किसी की दया या एहसान की जरूरत नहीं, और न ही वो किसी ऐसी डील को एक्सेप्ट करेगा जिसमें स्ट्रिंग्स अटैच्ड हों। ये शब्द ल्यू रुयन के चेहरे पर तेज तमाचे की तरह पड़े और साथ ही ब्रांड को भी हिला गए। शिन फैमिली फाउंडेशन और यूरोप में उनका इन्फ्लुएंस शिन कॉर्पोरेशन से कहीं बड़ा था। कुछ ही देर में बात पलट गई। अब मेरी बारी थी। मैंने कामली ब्रांड की सेंचुरी ओल्ड हिस्ट्री, क्राफ्ट्समैनशिप, एस्थेटिक्स और कोर स्पिरिट को एक्सप्लेन किया। फिर अपनी ओन एक्सपीरियंस और फ्यूचर डेवलपमेंट को जोड़कर एक हाईली कंस्ट्रक्टिव एंडोर्समेंट और प्रमोशन कॉन्सेप्ट पेश किया। मेरी बात प्रोफेशनल थी, कॉन्फिडेंट थी, एक इंटरनेशनल सुपरस्टार के स्तर की। ब्रांड के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने एक दूसरे की तरफ अप्रिशिएटिंग नजरों से देखा। पहले वाली हेजिटेशन पूरी तरह गायब हो गई। आखिरकार ब्रांड सीईओ ने उसी वक्त डिसीजन ले लिया। ग्लोबल एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली साइन हो गया। ल्यू रुयन की स्क्रीन पहले ब्लैक हुई। वो अकेला एम्प्टी ठंडे ऑफिस में बैठा रह गया। फोन में आती बिजी टोन सुनते हुए उसने मुट्ठी कस ली। उस रात उसने अपने असिस्टेंट के सामने खड़े होकर चिल्लाकर पूछा, क्यों? मैं उसे अपनी गलती ठीक करने का एक भी मौका क्यों नहीं दे पा रहा? इतनी मेहनत की मैंने, मैं उसे सब कुछ दे सकता हूँ, वेल्थ, रिसोर्सेज, स्टेटस, जरूरत पड़े तो 10 गुना 100 गुना भी दे सकता हूँ। आखिर वो चाहता क्या है? असिस्टेंट कुछ देर हिचकिचाया, फिर बहुत सावधानी से बोला, प्रेसिडेंट शिन, शायद मिस्टर फैंग कभी भी ये बाहरी चीजें नहीं चाहता था। ये सुनते ही ल्यू रुयन ठिठक गया। अगर ये नहीं तो फिर वो क्या चाहता है? पहली बार उसने ये सवाल सच में सोचा। वो कभी गहराई से नहीं समझ पाया था। क्या उसे अनरिजर्व ट्रस्ट चाहिए था, या अनवेवरिंग चॉइस, या फिर प्यार? वो सोचता रहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसी बीच अचानक एक न्यूज ने उसे हिला दिया। ब्रेकिंग न्यूज, साउथर्न फ्रांस के ओल्प्स में लगातार भारी बारिश से मैसिव फ्लैश फ्लड्स और मडस्लाइड्स आ गए हैं। कई विलेज और टाउन का कम्युनिकेशन कट गया है। रोड्स टूट गई हैं। सिचुएशन क्रिटिकल है। असिस्टेंट का अर्जेंट अपडेट आया और उसी एरिया में मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा था। एक इंटरनेशनल चिल्ड्रन
फाउंडेशन के लिए चैरिटी फोटोशूट में इनवाइट होकर पहुंचा हुआ था। उस इलाके में अब पूरा कम्युनिकेशन डाउन था, कोई नहीं जानता था कि लोग जिंदा हैं या नहीं। उसी वक्त लियो रोयन एक क्रूशियल बोर्ड मीटिंग चेयर कर रहा था, ग्रुप की नेक्स्ट 10 इयर्स की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन पर। असिस्टेंट की रिपोर्ट सुनते ही वो टेबल के हेड से अचानक उठ खड़ा हुआ। वो इतना तेज उठे कि चेयर पीछे खिसक गई। उसने कोई एक्सप्लेनेशन तक नहीं दी। सभी डायरेक्टर्स की स्टंड नजरों के बीच वो बस डॉक्यूमेंट्स नीचे फेंककर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर भाग गया। प्लेन इमीडिएटली तैयार करो, सबसे तेज स्पीड से नाइस नहीं, नियरेस्ट एयरपोर्ट जहां लैंडिंग पॉसिबल हो वहां ले चलो, सारे लोकल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करो, बेस्ट रेस्क्यू टीम हायर करो, कॉस्ट की चिंता मत करो, मैं खुद जाऊंगा। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, बिजनेस एम्पायर, सब कुछ उस पल इनसिग्निफिकेंट हो गया जब उसे लगा कि मैं खतरे में हो सकता हूं। उसके दिमाग में बस एक ही विचार था, मुझे ढूंढो। कुछ घंटों बाद लियो रुयन ने हेविली फंडेड एक्सपीरियंस माउंटेन रेस्क्यू टीम के साथ स्टॉर्म ब्रेक के दौरान नियरेस्ट वर्केबल स्मॉल एयरपोर्ट पर फोर्स लैंडिंग की। वेदर भयानक था, ऊपर काले बादलों का गुब्बार, तेज हवा और बारिश एक साथ हमला कर रहे थे। लियो रुयन ने एक पल भी नहीं गंवाया, पहले से तैयार हेलीकॉप्टर में बैठा और सीधे लॉस्ट कॉन्टेक्ट एरिया की तरफ उड़ गया। लेकिन हेलीकॉप्टर सीधे लैंड नहीं कर सकता था, उसे एक रिलेटिवली सेफ जोन में हवर करना पड़ा। क्रू की वार्निंग्स को नजरअंदाज करके वो सबसे पहले रोप के सहारे नीचे मडी ग्राउंड पर उतर गया। रेस्क्यू टीम लीडर ने सामने का हाल देखकर घबराकर रोकने की कोशिश की। आगे का रास्ता बहुत डेंजरस है, मडस्लाइड अभी भी चल रहा है, आप अंदर नहीं जा सकते, बकवास बंद करो, चलो। लियो रुयन की आंखें ब्लड शॉट थी, वो सबसे आगे चल रहा था। फ्लड वाटर उसके काव्स तक उठाई थी, ठंडी चुभती हुई चट्टानें स्लोप से लगातार नीचे गिर रही थी, तेज हवा लोगों को लगभग गिरा रही थी। एक और स्मॉल लैंडस्लाइड से बचते बचते पीछे एक पत्थर अचानक उसके बैकपैक से टकराया। वो बैकपैक वाइटल रेस्क्यू इक्विपमेंट से भरा था। लियो रुयन ने बिना सोचे उसे कसकर बचा लिया, लेकिन उसी पल उसके लेफ्ट आर्म में पत्थर की धार लग गई, ऐसा गहरा घाव की हड्डी तक दिखने लगी। मिस शिन, एक टीम मेंबर चिल्लाया। मरहम लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लियो रुयन को वो समय की बर्बादी लगी। उसने बस कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और रफ तरीके से घाव पर बांध लिया। दांत भींच कर वो आगे बढ़ता रहा। 10 घंटे से ज्यादा बिना नींद, बिना आराम के आखिरकार उन्हें एक प्राइमरी स्कूल की टूटी फूटी क्लासरूम में मैं मिल गया, जो जरा ऊंची जगह पर थी, लेकिन फ्लड वाटर से घिरकर एक आइसोलेटेड आइलैंड बन चुकी थी। मैं कुछ टीचर्स के साथ वहां था, दर्जनों डरे हुए बच्चों को शांत कर रहा था। मेरे बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था, कपड़े गंदे और भीगे हुए थे, लेकिन मैं शांत था। मैं खुद बच्चों को स्टोरीज सुना रहा था ताकि उनका डर कम हो सके। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर मिट्टी, कीचड़ और खून से सना हुआ लियो रुयन लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया। मैं भी चौंक गया, सब लोग चौंक गए। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मेरे चेहरे पर डिसबिलीफ और शौक दोनों आ गए। हमारी आंखें मिली, कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। लियो रुयन ने मुझे खड़ा, जिंदा और सुरक्षित देखकर कई दिनों से सिर पर टिकी घबराहट आखिरकार छोड़ दी। वो अपने आर्म का असहनीय दर्द अनदेखा कर गया, अपनी बुरी तरह बिगड़ी हालत नजरअंदाज कर गया और उसने मुझे कसकर बाहों में भर लिया। फिर बार बार दोहराया, थैंक गॉड तुम सुरक्षित हो। मैं उसके आर्म्स में कसकर पकड़ा हुआ था, उसका वायलेंट हार्ट बीट साफ महसूस कर सकता था, उसका ट्रेम्बलिंग बॉडी भी। उस पल मैंने उसके बैक पर हल्के से हाथ रखा, फिर मैंने उसे हल्के लेकिन साफ तरीके से अपने से अलग कर दिया, लेकिन उतनी ही दूरी जितनी जरूरी थी। धन्यवाद प्रेसिडेंट शिन, मुझे बचाने के लिए आपने जो खतरा उठाया, मैं ये याद रखूंगा, आपका एहसान मानता हूँ। मेरी आवाज शांत थी और यही शांति सबसे ज्यादा चुभी। लियो रुयन की बाहें एकदम खाली रह गई। मेरे चेहरे पर वो सुकून देखकर उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वो वहीं जड़ हो गया, काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसे पत्थर बना दिया हो। तभी बाहर हेलीकॉप्टर के उतरने की आवाज आई। शांग शिंजी एक और रेस्क्यू टीम और जरूरी सामान लेकर पहुंच गई। वो दौड़ते हुए क्लासरूम में घुसी और सबसे पहले मुझे ढूंढा। जब उसने देखा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो उसकी सांस निकल गई। फिर उसकी नजर लियो रुयन पर पड़ी और जब उसने लियो रुयन के शरीर पर लगे घाव देखे तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो तुरंत चौकन्नी हो गई। टेम्परेरी शेल्टर के अंदर मेडिकल स्टाफ लियो रुयन के घाव साफ कर रहे थे, बैंडेज बांध रहे थे। घाव गहरा था, स्टिचिंग की जरूरत थी, लेकिन लियो रुयन को जैसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखें बस मुझे ही खोज रही थीं, जहां मैं बच्चों के पास व्यस्त था। उसने पास खड़े असिस्टेंट से बहुत धीमे पूछा, क्या उसने अभी मेरी इंजरी देखकर थोड़ा भी कंसर्न दिखाया? असिस्टेंट ने अपने बॉस के पीले और जिद्दी चेहरे को देखा, फिर चुपचाप सिर झुका लिया। जवाब खुद ही साफ था। डिजास्टर जोन का रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे एक शांत तालाब में फेंका गया भारी पत्थर था। हर दिल में लहरें उठ गई थी। शांग शिंजी ने अपनी आंखों से देख लिया था कि वो मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। ये एहसास उसके लिए किसी नए और असली क्राइसिस से कम नहीं था। उसे समझ आ गया था मेरी उसके लिए फीलिंग्स उस हद से कहीं गहरी थी जितनी वो कभी सोच भी नहीं पाया था। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए जब डिजास्टर जोन का रेस्क्यू वर्क थोड़ा स्टेबलाइज हो गया और मेरे टीम के साथ वापस लौटने से एक रात पहले शांग शिंजी ने कोई ग्रैंड स्पेक्टिकल नहीं रचा। उसने बस एक शांत जगह चुनी, टेम्परेरी शेल्टर के पास एक छोटी सी हाईलैंड पर, जहां आसमान के तारे साफ दिख रहे थे। वहां बस हम दोनों थे। रात की हवा ठंडी थी। शांग शिंजी ने मेरी तरफ देखा, फिर चुपचाप स्टार्स की तरफ। उसने गहरी सांस ली
ली और मेरे सामने आकर रुक गया, स्टाररी स्काई को अपने शरीर से ढकते हुए। भाई फेंक, उसकी आवाज धीरे थी लेकिन भीतर दबा हुआ बहुत कुछ था। एक बात है जो मैं बहुत समय से सोच रहा था, अब मुझे लग रहा है तुम्हें बता देना चाहिए। वो थोड़ी देर रुका, फिर बोला, मैं जानता हूँ तुम शायद हमेशा से मुझे एक बच्चे की तरह देखते आए हो, एक अनोइंग शैडो की तरह। असल में ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ध्यान कैसे खींचूं। तुम बहुत डैजलिंग थे, एक छोटे सूरज की तरह, हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। मैं बस उस ऑकवर्ड तरीके से इतना कर सकता था कि तुम कम से कम मुझे याद रखो। उसकी आंखें थोड़ी नीचे झुक गईं। बाद में जब मैं बड़ा हुआ, मैं पूरा दिन बार्स में घूमता रहता था, असल में इसलिए कि जब तुम्हें लियो रुयन के साथ देखता था तो दिल में बहुत दर्द होता था और मैं समझ नहीं पाता था क्या करूं। बस उसी तरह खुद को नम करता था और उम्मीद करता था कि तुम मुझे हार्ट ब्रोकन देख लो ताकि तुम्हें लगे कि मुझे भी कोई चाहता है। उसने सांस खींची। मैं 3 साल विदेश में रहा और तुम्हारे पीछे पीछे वहीं चला आया, किसी और वजह से नहीं, बस इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत छोटे थे तभी से पसंद करता हूँ। इन शब्दों को सुनकर मैं काफी देर तक चुप रहा। इन 3 सालों में शंग शिंजी ने जितना कुछ मेरे लिए किया था वो सब एक एक करके मेरे सामने आ गया। विदेश की अनजान जिंदगी में उसका साथ, जब करियर का एक रफ पैच आया तब चुपचाप उसका सहारा, बीमारी की रातों में पूरी रात जागकर मेरे पास बैठना, मेरे हर फैसले का रिस्पेक्ट करना, कभी मुझ पर दबाव न डालना। उसी वक्त शंग शिंजी अचानक घुटनों के बल बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अंग श्याओ, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में अभी भी घाव है, तुमने पास्ट को पूरी तरह छोड़ा नहीं है। मैं जल्दी में नहीं हूँ, मैं वेट कर सकता हूँ। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे, मुझे प्रॉपरली तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह तुम्हारा ख्याल रखने का मौका। मैंने शंग शिंजी की तरफ देखा। ये वही औरत थी जो मेरे साथ हंसी और आंसुओं के बीच बड़ी हुई थी और जो मेरे सबसे मुश्किल समय में भी कभी नहीं गई। मैं काफी देर तक चुप रहा, इतनी देर तक कि शेंग शिंजी का दिल लगभग नीचे तक डूब गया। आखिरकार मैंने हल्की सी गर्दन हिलाई। मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। तुमने मुझे कन्फेस किया है तो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये सुनते ही शंग शिंजी एकदम खुश हो गया। उसने तुरंत मुझे अपने आर्म्स में भर लिया, बहुत कसकर। हमारे ऑफिशियल रिलेशनशिप की खबर हालांकि हमने जानबूझकर पब्लिक नहीं की थी, लेकिन क्लोज सर्कल के दोस्तों में ये अब सीक्रेट नहीं रह गई थी। लेकिन जब ये बात लियो रुयन के कानों तक पहुंची तो वो आखिरी तिनका साबित हुआ जिसने उसकी कमर तोड़ दी। उस वक्त वो हॉस्पिटल में था। ब्रेन सर्च और वुंड इन्फेक्शन की वजह से आर्म का घाव बिगड़ गया था, हाई फीवर आ गया था। उसे ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़ा। जब असिस्टेंट ने कांपते हुए ये खबर उसे सुनाई तो लियो रुयन पहले स्टंडन रह गया, फिर अचानक बेड से झटके से उठ बैठा। उसने हाथ के पीछे लगी ड्रिप निकाल फेंकी और बेड साइड मेडिकल कार्ट ही पलट दिया। इम्पॉसिबल, वो कैसे कर सकता है? शंग शिंजी को क्या हक है? डॉक्टर उसे रोकने आए, असिस्टेंट भी मनाने लगा, लेकिन लियो रुयन किसी की नहीं सुन रहा था। उसने जबरदस्ती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया, फिर सीधा मेरी विला की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। उसे याद ही नहीं रहा कि उसका आर्म अभी भी बैंडेज्ड था। ये भी भूल गया कि फीवर अभी उतरा नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही क्रेजी थॉट था, मुझे ढूंढना है, मुझसे एक्सप्लेनेशन चाहिए। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। वो लड़खड़ाते हुए विला के बंद रोट आयरन गेट तक पहुंचा। ठंडी रेलिंग पर जोर जोर से मुक्के मारने लगा। गला फाड़ कर मेरा नाम पुकारता रहा, फंगशाओ, बाहर आओ, मुझे बताओ ये सच नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं गलत था, मुझे पता है मैं गलत था, मुझे एक और मौका दो फेंगशाओ। उसका पागलपन जल्द ही सिक्योरिटी गार्ड्स को खींच लाया। कई लंबे सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह छटपटाता रहा और मेरा नाम लगातार चिल्लाता रहा। आखिरकार उसे जबरदस्ती वहां से हटा दिया गया, उसे कार में धकेल दिया गया। विला की दूसरी मंजिल पर कर्टन हल्का सा हिला। मैं खिड़की के पीछे खड़ा था, नीचे हो रहे उस अब्सर्ड तमाशे को देख रहा था। उस औरत को देख रहा था जो कभी इतनी ऊंची, इतनी एरोगेंट खड़ी रहती थी और अब एक पागल की तरह घसीटी जा रही थी। मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। फिर मैंने कर्टन खींचकर बंद कर दिया। अगले दिन मैं धूप से भरी फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास बैठा था। नया आया हुआ फिल्म रील पलट रहा था और शंग शिंजी कारपेट पर क्रॉस लेगेड बैठा लैपटॉप पर बिजनेस मैटर्स निपटा रहा था। कभी कभी वो ऊपर देखता, मेरी तरफ मुस्कुरा देता, लेकिन तभी टैबलेट पर एक न्यूज अलर्ट पॉपअप हुआ। फॉन्गमिंग होंग, वेल नोन डोमेस्टिक एंटरप्राइज फैंग ग्रुप के चेयरमैन, पर मैसिव एम्बेजलमेंट और टैक्स इवेजन का शक। उन्हें फॉर्मली अरेस्ट कर लिया गया है। फैंग ग्रुप स्टॉक प्राइस अचानक क्रैश, बैंक्रप्सी घोषित करने की तैयारी, लिक्विडेशन से जुड़े खुलासे। हेडलाइंस इतनी तेज और शॉकिंग थी कि एक पल के लिए कमरा भी जैसे ठहर गया। मेरी उंगली स्क्रीन पर थोड़ी सी रुकी। मैंने न्यूज फोटो की तरफ देखा। फेंग मिंग होंग रिपोर्टर्स के बीच घिरा हुआ था। उसका कभी कॉन्फिडेंट चेहरा अब पैनिक और डिसरे से भरा हुआ था, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई रिपल नहीं आया, जैसे मैं किसी ऐसे स्ट्रेंजर को देख रहा था जो मुझसे बिल्कुल अनरिलेटेड हो। ये देखकर शंग शिंजी ने लैपटॉप बंद किया, मेरे पास आकर नेचुरली मेरी बाहों में आ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस साइलेंटली ये बता दिया कि अभी भी कोई मेरे साथ है। अगले कुछ दिनों में फेंग फैमिली के बारे में खबरें और खुलती रही। लिन वन ने आखिरी ट्रांसफर्ड एसेट्स लेकर विदेश भागने की कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट पर पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया और फिर अपने पिता की प्रोटेक्शन, फैमिली बैंक प्लेट और मां की इम्प्रीजनमेंट के बाद उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई। वो लियो रुयन के पास गया। उम्मीद थी कि पुराने फीलिंग्स याद करके वो मदद करेगा, लेकिन लियो रुयन के असिस्टेंट ने उसे ग्रुप हेडक्वार्टर्स के बाहर ही ठंडी तरह से रोक दिया। लियो रुयन का चेहरा तक उसे नहीं दिखा। थोड़े ही समय बाद गॉसिप टैब्लॉइड ने खबर छाप दी, फंगजून को मेंटल ब्रेकडाउन की वजह से सबर्बन साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मैंने न्यूज पेज बंद कर दिया, उठा और विंडो के पास चला गया। दूर तक नजर घुमाई। शांग शिंजी ने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। सब खत्म हो गया फेंगशाओ। मैंने हल्की सांस ली। हाँ, सब खत्म हो गया।
ये सारी रिजेंटमेंट्स, फेंग फैमिली के साथ मेरा वो बंधन और उसके साथ फेंग जुन का अंत सब धुएं की तरह गायब हो गया। और ये मेरे लिए पास्ट को असली गुड बाय भी था। सालाना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का दिन आया। अवार्ड सेरेमोनी पूरी दुनिया की नजरों का केंद्र बन गई। रेड कारपेट पर सितारे चमक रहे थे। शांग शिंजी ने आर्म पकड़ा हुआ था और कामली रेड कारपेट पर चलता जा रहा था। उसी वक्त कैपिटल सिटी शिन ग्रुप की टॉप फ्लोर ऑफिस में लियू रुयन ने लाइट्स नहीं जलाई। वो अकेला फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने बैठा था। अंधेरे में बस टेलीविजन स्क्रीन की नीली फ्लोरेसेंट दिख रही थी। उसी स्क्रीन पर फेस्टिवल का लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। जब कैमरा ने मेरा और शांग शिंजी का क्लोजअप दिखाया, उसकी पिल्स एकदम सिकुड़ गई। अवार्ड सेरेमोनी के रिजल्ट्स घोषित किए गए। एक आर्ट फिल्म के साथ मैंने आखिरकार बेस्ट एक्टर क्राउन अपने नाम कर ही लिया। जब मेरा नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। स्पॉटलाइट के नीचे मैं धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ा। प्रेजेंटर के हाथ से वो भारी ट्रॉफी ली। फिर मैं माइक के सामने आया और छोटा सा स्पीच दिया। डायरेक्टर को थैंक किया, क्रू को थैंक किया और फिर मेरी नजर ऑडियंस में बैठे श्यांग शिनजी पर गई। आखिर में मैं एक शख्स का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी प्यारी श्यांग शिनजी, हर वक्त मेरे साथ रहने के लिए, मुझे सपोर्ट और स्ट्रेंथ देने के लिए थैंक यू। ये ट्रॉफी आधी तुम्हारी है। कैमरा तुरंत श्यांग शिनजी पर चला गया। वो खड़ा हुआ और मेरी तरफ एक फ्लाइंग किस भेज दिया। उसी वक्त लियू रुयन ने अचानक टेलीविजन बंद कर दिया। अंधेरे में उसका ब्रीदिंग तेज हो गया। नहीं, मैं बस ऐसे देखता नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना होगा। अवार्ड सेरेमनी के बाद सेलिब्रेशन बैंक्वेट ऑफिशियल फेस्टिवल होटल में देर रात तक चला। आखिरकार मैं और प्यारी श्यांग शिनजी बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट से घिरे हुए अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही हम कार तक पहुंचे, एक शैडो पिलर के पीछे से लड़खड़ाता हुआ निकला और हमारे रास्ते में आ गया। वो लियू रुयन था। उसने मुझे आग जैसी आंखों से घूरते हुए कहा, बात करनी है? बस 5 मिनट नहीं, 3 मिनट ही सही, मुझे एक और मौका दे दो। मैं आखिरी बार बैक कर रहा हूँ, तो तुम्हारे बिना मैं सच में जी नहीं सकता। ये सीन देखकर श्यांग शिनजी तुरंत आगे बढ़ा। वो लियू रुयन के सामने खड़ा हो गया। लियू रुयन, खुद को देखो, तुम क्या बन गए हो। होश में आओ। फेंग शाओ अब मेरे साथ है। वो बहुत खुश है। कृपया उसकी जिंदगी मत बिगाड़ो। खुश है? लियू रुयन ने तड़प कर पलटवार किया। तुम्हें क्या हक है उसे हैप्पीनेस देने का? तुम उसे जानते ही क्या हो? क्या तुम्हें पता है उसे सर्दियों में बहुत ठंड लगती है? सोते वक्त वो कंबल चुराने की आदत रखता है? क्या तुम्हें पता है वो स्पाइसी खाना झेल नहीं सकता, लेकिन फिर भी खाता है और हर बार उसे राहत पाने के लिए आइस वाटर पीना पड़ता है? तुम उसे कितना जानते हो श्यांग शिनजी? मैंने बीच में उसकी आवाज काट दी। लियू रुयन, पास्ट की बातें मत छेड़ो। हमारे बीच सब बहुत पहले खत्म हो चुका है। किस तरह खत्म हो चुका है? वो तुरंत मेरी बाह पकड़ने आगे बढ़ा, लेकिन श्यांग शिनजी ने रास्ता रोक दिया। हम बहस कर ही रहे थे कि पार्किंग लॉट के एंट्रेंस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। एक ब्लैक सेडान, शायद ड्राइवर ड्रंक था या कंट्रोल खो बैठा था, अचानक तेजी से हमारी तरफ मुड़ते हुए आया। सावधान! श्यांग शिनजी सबसे पहले रिएक्ट किया, लेकिन उससे भी तेज कोई था। कुछ समझ पाता उसे पहले ही लियू रुयन ने पूरी ताकत लगाकर मुझे, जो सबसे बाहर खड़ा था, धक्का देकर रास्ते से हटा दिया और अगले ही पल वो खुद उस बेकाबू व्हीकल के सामने पूरी तरह खुल गया। धड़ाम! एक भारी सुनसान सी आवाज आई। लियू रुयन का बॉडी एक टूटे पतंग की तरह उछला और हवा में जा गिरा। इमरजेंसी रूम की लाइट पूरी रात जलती रही। मैं और श्यांग शिनजी कॉरिडोर में बेंच पर बैठे इंतजार करते रहे। आखिरकार इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर थका हुआ बाहर निकला और बताया, लियू रुयन की इंजरीज बहुत सीरियस हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, इंटरनल ब्लीडिंग भी है। हमने पूरी कोशिश की है, अभी वो इमीडिएट डेंजर से बाहर है। आईसीयू में ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। क्लोज मॉनिटरिंग जरूरी है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल अब भी भारी था। एक और दिन और एक और रात आईसीयू के बाहर पहरा देने के बाद लियू रुयन के वाइटल साइंस आखिरकार स्टेबल हुए और उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। श्यांग शिनजी मेरे साथ कमरे में गया। लियू रुयन स्नो व्हाइट हॉस्पिटल बेड पर पड़ा था। शरीर में अलग अलग ट्यूब्स लगी थी। चेहरा इतना पीला और पतला हो गया था कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे अंदर आते देखा, उसकी आंखें एकदम चमक उठी। वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। श्यांग शिनजी ने मेरे कंधे पर हल्का सा हाथ रखा, इशारा किया कि वो बाहर इंतजार करेगा, फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। मैं बेड साइड चेयर पर बैठ गया। डॉक्टर ने कहा है, तुम अभी डेंजर से बाहर हो। लियू रुयन ग्रीडली मेरे चेहरे को देख रहा था और कांपते हाथ से मुझे छूने की कोशिश की, लेकिन जब मेरी आंखों में दूरी देखी, उसका हाथ धीरे धीरे गिर गया। सॉरी, उसकी आवाज टूटी हुई थी। फेंग शाओ। फिर वो एक एक करके बोलने लगा। कैसे वो शुरू में फेंग झुन के झांसे में आ गया था, कैसे बाद में उसे अपनी फीलिंग समझ आई, लेकिन प्राइड और स्टबर्नेस की वजह से एडमिट नहीं कर पाया। कैसे मुझे खोने के बाद उसे असली रिग्रेट और पेन हुआ। वो बार बार अपोलोजाइज करता रहा, बार बार कन्फेस करता रहा और फिर डिग्निटी और प्राइड सब छोड़कर विनती करने लगा। फेंग शाओ, मैं जानता हूँ कि मुझे 1000 बार मरना चाहिए, लेकिन प्लीज मुझे एक और मौका दो। मुझे अपनी बाकी जिंदगी तुम्हें कॉम्पेंसेट करने दो। तुम बिना जीना भी मरना भी दोनों एक जैसा है। मैं चुपचाप सुनता रहा, बीच में एक बार भी नहीं टोका। जब वो थक गया और उसकी आवाज धीरे धीरे खत्म होने लगी, तभी मैंने धीरे से कहना शुरू किया, लियू रुयन, इस बार मुझे बचाने के लिए थैंक यू, मैं याद रखूंगा। उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद चमकी, लेकिन मेरे अगले ही शब्दों ने वो उम्मीद पूरी तरह बुझा दी। लेकिन प्यार ग्रेटिट्यूड नहीं होता और गिल्ट भी नहीं। हमारे बीच सब बहुत पहले खत्म हो चुका है। जब तुमने फेंग जुन के लिए अपनी कनेक्शंस का इस्तेमाल
इस्तेमाल करके मुझे डिटेंशन में भिजवाया था, जब तुमने मुझे बेहिसाब पेन दिया था, जब भी तुमने उसे चुना और मुझे बिना हेजिटेशन हर्ट किया, अब हमारे बीच सब खत्म हो चुका था। लियो रुयन, बस यहीं तक समझो। इतना कहकर मैं बिना उसकी तरफ देखे उठ खड़ा हुआ और हॉस्पिटल रूम के दरवाजे की तरफ चला गया। दरवाजे के बाहर शेंग शिंजी खड़ा था। मैं नेचुरली उसकी तरफ बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा और बिना पीछे देखे वार्ड से बाहर निकल गया। लियो रुयन हॉस्पिटल बेड पर पड़ा रहा। वो खुला दरवाजा घूरता रहा और फिर उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वक्त तेजी से निकल गया। एक और साल बीत गया। इस साल मेरा करियर एक नए पीक पर पहुंच गया। मैंने एक टॉप इंटरनेशनल डायरेक्टर की एपिक फिल्म में काम किया। वो वॉर के बीच अपने बिलीव्स को मजबूती से पकड़े रहने वाले किरदार की कहानी थी। मेरी एक्टिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, इतनी प्रोफाउंड कि सबके दिल तक उतर गई। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े ऑनर वाले अवार्ड सेरेमनी में जब बेस्ट एक्टर के लिए मेरा नाम पढ़ा गया तो पूरा हॉल गरज उठा। मैं काल्मली उठा और इमोशनल रेड रिम्ड आईज वाले शंग शिंजी को कसकर गले लगाया। फिर वर्ल्ड स्टेज की तरफ बढ़ गया। स्पॉटलाइट के नीचे मैंने सिनेमा के हाईएस्ट ऑनर वाली ट्रॉफी हाथ में ली, एक्सेप्टेंस स्पीच दी, क्रू को थैंक किया, अपने फैमिली और उन दोस्तों को थैंक किया जो हमेशा मेरा सपोर्ट बने रहे। फिर मेरी नजर ऑडियंस में बैठी उस औरत पर गई। मैं ये ऑनर अपनी फियांसे को डेडिकेट करना चाहता हूँ। शंग शिंजी, तुमने मुझे भरोसा दिया कि प्यार इतना ब्यूटीफुल हो सकता है। तुमने मुझे खुद का बेहतर वर्जन बनने की हिम्मत दी। मिस शांग, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी गाइडेंस का इंतजार करूंगा। कैमरा तुरंत शांग शिंजी के क्लोजअप पर गया। वो पहले ही खड़ा हो चुका था और मेरी तरफ आई लव यू का जेस्चर कर रहा था। एक हफ्ते बाद प्राइवेट एस्टेट में लो की लेकिन वार्म वेडिंग हुई। बस सबसे करीबी फैमिली और फ्रेंड्स को इनवाइट किया गया था। धूप से नहाया लॉन, फूल और सफेद वेल, सब कुछ किसी सपने जैसा था। मैं सूट में था। वो सूट मेरे क्लोज फ्रेंड और डिजाइनर ने पर्सनली क्राफ्ट किया था। सिंपल लेकिन बेहद एलिगेंट। मेरा आर्म शंग शिंजी के आर्म से जुड़ा था। वेडिंग इन्विटेशंस कुछ पुराने लोगों को भी भेजी गई। जिनशिन कॉर्पोरेशन की टॉप फ्लोर ऑफिस। लियो रुयन मैसिव फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ा था। नीचे शहर अब भी अपनी रफ्तार से चल रहा था। एक साल पहले की तुलना में वो और पतला लग रहा था। डेस्क पर एक डेलिकेट वेडिंग इन्विटेशन पड़ा था। छुआ तक नहीं गया। वेडिंग डे पर वो नहीं गया। वो बस उसी ऑफिस में गया जहां उसने और मैंने अनगिनत उलझनों वाले दिन बिताए थे। उसी पल उसका फोन स्क्रीन अचानक चमक उठा। अननोन नंबर से मैसेज आया था। कोई शब्द नहीं, बस एक फोटो। फोटो में मैं सूट पहने ब्राइट सनलाइट में खड़ा था। कैमरा की तरफ शेयर हैप्पीनेस के साथ मुस्कुरा रहा था। कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया। सिर्फ एक सेंटेंस, लियो रुयन, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और मैंने खुद को भी छोड़ दिया है। टेक केयर लियो रुयन। वो फोटो और वो शब्द एक टक देखता रह गया। उसके दिल पर किसी भारी चीज ने वार किया। कांपते हाथों से उसने स्क्रीन को सहलाया, मेरी हैप्पी स्माइल को अपने फिंगर से ट्रेस किया और आखिरकार उसकी आंखों से आंसू बेकाबू होकर फूट पड़े। बड़े बड़े ड्रॉप्स फोन स्क्रीन पर गिरने लगे। वो एक साथ रो भी रहा था और हंस भी रहा था। आखिर में उसने फोन को कसकर, बहुत कसकर अपनी बर्निंग चेस्ट से लगा लिया।